Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं और मेरे जनरल वीके दत्ता मेहमान हमारे पहुंचने वाले हैं। कहानी कुर्सी में शुरुआत बिहार की खबरों से, और उसमें भी जो सबसे बड़ी खबर आज की है कि बिहार में कानूनी व्यवस्था पर जो घमासान मचा हुआ था, खासकर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद, और बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। नीतीश सरकार क्राइम के मुद्दे पर विरोधियों के टारगेट पर आ गई थी। उसे आज ऐसा लगता है कि लगाम लगाने में नीतीश कुमार को कुछ कामयाबी मिली है। हर रोज बिहार के किसी न किसी कोने से जुर्म की हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस में लेकिन पटना पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिल गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, यानी वो मारा गया। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से सवाल नहीं थम रहे हैं। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को कल जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने का मामला आया। मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े बदमाशों ने ग्रामीण बैंक में 10 लाख रुपए की लूट कर ली। गोपालगंज में नदी में एक महिला का शव मिला। महिला के ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा है। इधर गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पहले एक एनकाउंटर और उसमें एक व्यक्ति का मारा जाना, जो बताया जा रहा है हथियार सप्लाई करने वाला था। खेमका के मर्डर के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, और सुपारी देने वाला एक और बिल्डर अशोक साव था, जो गिरफ्तार हो चुका है। मतलब यह बिजनेस राइवलरी का मामला बताया जा रहा है। सामने बात आई, गोपाल खेमका की हत्या करने के बाद शूटर उमेश यादव सीधे अशोक साव से मिलने उसके फ्लैट पर चला गया था। मतलब जिसने गोली मारी वो सुपारी देने वाले से मिलने के लिए गया। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की क्राइम कंट्रोल पर पूरी नजर है। वो खुद अधिकारियों के सीधे टच में हैं, सीधे निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी लालू राज को याद करें। वहीं आरजेडी ये कहती है कि नीतीश राज में बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। तो पहले जरा इस खबर की बात कर लेते हैं। ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं उस जगह की है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। जिस व्यक्ति ने ये हथियार सप्लाई किया, वो पिस्तौल सप्लाई की शूटर को, जो गिरफ्तार हो गया है, वो उसके ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा था, दबिश दी थी। ये बात आज तड़के की है, 3:30-4 बजे की है। और बताया जाता है कि फिर उसने फायर किया। फायर में यहां पुलिस ने भी गोलीबारी की और उसमें वो व्यक्ति मारा गया। ये ईंट भट्टा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर ये एनकाउंटर हुआ है। तो जितनी किरकिरी नीतीश कुमार की सरकार की हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासकर इस हत्याकांड के बाद, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पुलिस चाहती, तो पुलिस जब चाहती है और अगर कोई बड़ा एक्शन करना होता है तो पुलिस करती है। और ये जो नैरेटिव बन रहा था कि बिहार में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, पुलिस का एक बाल नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में इस एक्शन से कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा रात से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, हर उस जगह पर गए हैं जहां पर एक्शन हुआ है या जहां पर इससे जुड़ा कोई भी किरदार मौजूद रहा होगा। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। ईंटे पर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये पुलिस ने वो इनकाउंटर साइट को चिन्हित किया है। ये बी, यहाँ पर ई नजर आ रहा है, ये सी, यहाँ देखिए ये ई, ये सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जगह जो है जहाँ पर पुलिस के साथ राजा की मुठभेड़ हुई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर वो छिपा हुआ था, इसी जगह पर यहाँ पर हुई है। ये देखिए पूरा एक लाइन यहाँ पर पुलिस ने घेर रखी है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये पूरी जो लाइनिंग है यहाँ से आगे बढ़ती है, और इसी हिस्से में यहाँ पर पुलिस पर, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो वो जगह जहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला राजा उर्फ विकास मारा गया, और इसके बारे में ये जानकारी मिली थी कि उमेश जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे पता चला था कि उमेश को हथियार जो है राजा ने मुहैया कराया था। और ये पूरा इलाका जिस तरह का है, यहाँ पर अपराधियों के लिए छिपना जाहिर है काफ़ी आसान रहा होगा। तो ये इनकाउंटर हुआ और बिजनेस राइवलरी का मामला सामने आया। बिल्डर था अशोक कुमार साव, इसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी, ये गिरफ्तार हो गया है। अजय वर्मा गैंगस्टर जो जेल में बंद है, उसे सुपारी दी गई थी, वो ऑलरेडी जेल में ही था। वहीं पुलिस को सुराग मिला इस पूरा घटनाक्रम तक पहुंचने का। पटना के अपार्टमेंट में शूटर को ठहराया गया था, शूटर को दिल्ली से बुलाया गया। ये जो उमेश नाम का शूटर है, इसके साथ 2 लाइनर रखे गए थे जो उसको बता रहे थे कि कब गोपाल खेमका
क्लब से निकले और घर पहुंचने वाले हैं। मर्डर से पहले 1 लाख रुपए दिए जा चुके थे और जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है राजा, इसने ये हथियार, ये पिस्तौल शूटर उमेश को दी थी। ये उमेश दिल्ली में नाम बदल कर रहता था, खुद को विजय कहता था और खेमका का मर्डर करने के लिए इसको बुलाया गया था, उमेश यादव को बुलाया गया था। और इस सब के पीछे हमने आपको बताया जो अजय वर्मा गैंगस्टर है वो जेल के अंदर बंद है, उसको सुपारी दी गई थी। अब ये केस तो सुलझ गया, लेकिन इस केस के सुलझने से क्या बिहार सरकार के ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वो भी खत्म हो गए? त्रिपाठी जी, देखिए सवाल तो नहीं खत्म हो गए, लेकिन एक बात पक्के तौर पर तय हुई कि अगर पुलिस तय कर ले तो अपराधी बहुत ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं सकता। और अगर अपराधी बचा घूम रहा है, अपराध होता रह रहा है, इसका मतलब कि पुलिस तय नहीं कर रही। तो जब हम कह रहे हैं पुलिस तय नहीं कर रही, तो इसका मतलब कौन नहीं तय कर रहा है? हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। यानी जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो नेता लोग हैं, वो तय नहीं कर रहे हैं। इस मसले पर जिस तरह की हाराकीरी हुई है, जिस तरह का ये हत्याकांड हुआ, दिन दहाड़े किसी को इस तरह से गोली मार दी जाए, और उसके बाद जिस तरह से एक कहें कि हर सेक्शन से बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, उसका भी एक परिणाम है। ये सुखद है, कम से कम इतनी बुरी खबरें आ रही तो एक आध अच्छी खबरें भी आई। लेकिन एक चीज तो हुई ना, कम से कम नीतीश कुमार की सरकार किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी। लगातार हम लोग आलोचना कर रहे थे और मैं अभी भी आलोचना करूंगा किसी घटना पर, लेकिन ये सचमुच बहुत अच्छा है कि बिहार की पुलिस उन अपराधियों को, उन हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हुई। एक एनकाउंटर में मारा गया। अभी पता नहीं ये वाला शूटर क्यों नहीं गोली चलाया, ये मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसको भी गोली चलानी चाहिए थी पुलिस पे, तभी तो समझ में आता है कि कितना बड़ा शूटर। आप एक नहीं 2 एनकाउंटर चाह रहे थे? नहीं, मतलब जो शूटर ही है वो क्या करेगा, वो यही सब तो करेगा ना। वो कैसे नहीं गोली चलाया, क्यों पकड़ा गया, कैसे, ये भी एक सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार पुलिस की इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भैया जो दूसरे मामले हैं जो लगातार हो रहे हैं, वहां क्यों ये हो रहा है, ये सवाल तो बना। मैं आपको कुछ बयान दिखाता हूं, क्योंकि देखिए मामला तो सीधे सीधे अपना विमर्श बना देने का है, माहौल बना देने का है। उसमें नेता लोग जुटे हुए हैं चुनाव से पहले, तो क्या बयानबाजियां हो रही हैं दोनों तरफ से, वो आप देखिए। बिहार में सुशासन के जो ये शानदार 20 वर्ष हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन हम इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे बिहार की जनता को कि किसी भी घटना के लिए जवाबदेह अपराधियों की जगह जेल की सलाखें हैं और उनको जेल जाना ही होगा। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में बिहार पुलिस ने हर घटना का उद्भेदन किया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया। और इस मामले में भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पाताल के अंदर भी होगा, तो उसको खींच कर निकाला जाए। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो, और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। बिहार में जो हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार चित्कार है, अब तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। पूर्णिया में कल लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब तो कोई घंटा ऐसा नहीं, कोई मिनट ऐसा नहीं जब अपराधी तांडव नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस जब लोगों की जानें चली जाती हैं तब कार्रवाई करती। ये मामला सुलझ गया, सही है, लेकिन जो बात मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे अभी, खासकर पूर्णिया वाली घटना, 5 लोगों को जिंदा जला देना, उसमें शक इस बात का कि ये बलि देता है परिवार, और 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और कहीं लूट हो रही है, कहीं और हत्या हो रही है। तो ये क्राइम के मामले जो हैं वो तो लगातार सामने आ ही रहे, लेकिन फिर भी इस मामले में ये केस क्लोज करने के बाद ये बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की एक कामयाबी तो मानी जाएगी। विजय जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितना क्राइम हो रहा है वो तो हो ही रहा है वहाँ पर। ये जो कल की घटना हुई है जिसमें 5 लोगों को जिंदा जला दिया, उससे पहले वो तलवार से काट दिया गया था, उसके बाद रेप की घटना है, वो लगातार वहाँ पर हो रही है। इसलिए ये कह देना कि एक घटना से अब नीतीश कुमार की सरकार जो है ये अपराध की व्यवस्था से बच जाएगी कि जो चल रहा है, मतलब मैं इसमें बार बार ये फर्क कहता ही हूँ कि लालू का जंगल राज और नीतीश कुमार के राज में फ़र्क ये है कि वहाँ पर एक राजनीतिक संरक्षण था, ऐसा आरोप लगता था। आज भी यहाँ पर
इतनी घटना के बाद भी अपोजिशन उस तरह से राजनीतिक संरक्षण का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक निकम्मापन तो है ही, इससे आप नहीं बच सकते कि निकम्मापन नहीं है। और गोपाल खेमका में तो गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों में से एक बड़ा पॉश इलाके में मर्डर हुआ वो है। लेकिन मैं फिर से इस पर सवाल करना चाहता हूँ। एक तो बड़ी बात हुई है उसमें कि बेऊर जेल में ही थे वो, जिसको आपने कहा कि सुपारी ली वो जेल जिसने में सुपारी में ली, तो इसका मतलब वो तो बड़ा रैकेट चल रहा, क्राइम का बड़ा और जेल से चल रहा है, जेल से चल रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जेल से चल रहा है, उसको आप गंभीरता से लीजिए। और दूसरा, मुझे नहीं समझ में आता कि जो इतना बड़ा पूरा हत्याकांड है, जिसमें शूटर है, जिसने आदेश दिया है वो है, सब कुछ है, तो मारा क्यों गया एनकाउंटर में आदमी? क्या उससे पता नहीं चलता आपको? हो सकता है बहुत सारी बातें पता चलती। जो सप्लायर है, अगर आप उनको एनकाउंटर में उसे नहीं मारते तो आप कहीं और तक पहुंच सकते थे। और आज हमें ये संतोष कर लेना कि आज ये केस क्लोज हो गया है, तो गोपाल खेमका के बेटे को याद कीजिए। आपको याद होगा, उनके लिए भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर बाद में सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया गया था। तो इस पर आज संतोष कर लेना कि ये बस अब केस क्लोज हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन इलेक्शन है, तो जो हमारे मंत्री जी बोल रहे थे वो भी बात ठीक है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपराधी भी बहुत सारे, क्योंकि एक फ्री वो रहता है, फ्री फ्लो जैसा रहता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार ज़्यादा मजबूती के साथ करे, और जैसे हर जी करे ना कि पुलिस चाहे तो पकड़ ही सकती है। अब मुझे लेकिन एक बात आपने भी कही और उन्होंने भी कही कि लालू राबड़ी शासन के अंदर जिस तरीके से संगठित अपराध या राजनीतिक पॉलिटिकल संरक्षण के अंदर अपराधी घूम रहे हैं, वैसा आरोप ना लग रहा है ना स्थिति वैसी दिखती है। जी, जी। नहीं, कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि नीतीश कुमार किसी अपराधी के साथ बैठे। हाँ। देखिए, हम खूब आलोचना, नीतीश कुमार का कोई शहाबुद्दीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि शहाबुद्दीन जैसे लोग खत्म ही हुए क्योंकि नीतीश कुमार है। हम जो आलोचना नीतीश कुमार की वो करते, एक बर्बाद हो जाना, बर्बादी से बचा ले, लेकिन आगे भी बढ़ेंगे या वहीं खड़े रहेंगे, ये सवाल है। आगे बढ़े, वो एक दूसरे फ्रंट पर आगे बढ़े हैं, पॉलिटिकल फ्रंट है, लेकिन बड़ा फैसला है और कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा फैसला भी है। नीतीश कुमार क्राइम के मुद्दे पर तो घिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा कार्ड चल दिया है, महिला कार्ड। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। इसका मतलब अभी समझाएंगे आपको मेहमान। मतलब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। पहले दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, जो अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। बिहार में पहली बार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया है। महिलाओं को डोमिसाइल का मतलब सीधे बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू हो गया। बिहार की लोगों को, महिलाओं को ओके 35%। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन नीतीश सरकार ने लिया। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन और आश्रितों की जो पेंशन 400 रुपये महीना थी, उससे बढ़ा के 1100 रुपये करने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया था। बालिका बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में बालिका विवाह के लिए एक कमरा बड़ा बनाने की घोषणा उन्होंने की थी। तो लगातार नीतीश कुमार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी की जाए और किस तरीके से अपने कोर वोटर के साथ साथ आधी आबादी महिलाओं को। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2004-05 के बाद से उन्होंने लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं को उन्होंने साइकिल प्रोवाइड की, स्कूल एजुकेशन पे उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को दिया, पंचायत में आरक्षण देने का काम नीतीश सरकार ने किया था। शराबबंदी बिहार के अंदर कोई अगर लेकर आया नीतीश कुमार तो महिलाओं को लेकर आए थे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की महिलाओं के अंदर एक लोकप्रियता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जिस तरीके से वो लगातार फैसले चुनाव के पहले लेते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। और युवा आयोग भी गठन करने की घोषणा नीतीश आयोग ने इस बैठक में की है कि वह युवा आयोग का गठन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली बात होगी कि सारे क्षेत्र में नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। और अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि वो 3 एम पर आगे बढ़ने वाली बिहार के अंदर। एक महिला मोदी और मंदिर के नाम पर वो बिहार में प्रचार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठजोड़ है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत। मैं आपको एक डेटा देता हूं, एक सर्वे पर मेरी नजर पड़ी सर, क्योंकि हम लोग जो बात क्राइम की कर रहे हैं या महिला वोट की बात कर रहे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ता है। जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ चुके हैं। मेरे जनरल वीके दत्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल खबरों की बात कर रहे हैं, आपको जहां उचित लगे आप अपना मुझे बता दीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। ये सर्वे एक एजेंसी है इंक इनसाइट, इसने किया, मेरी नज़र पड़ी, मनी कंट्रोल पर छपा हुआ था। तो पहले ये जो महिला वाली बात हम कर रहे हैं, इनके सर्वे के मुताबिक अभी
48.9% लोगों ने, यानी 49% लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे और 35.8% लोगों ने कहा कि हम महागठबंधन को वोट करेंगे। तो गैप बहुत ज्यादा है, मतलब 13% का गैप, ऑलमोस्ट 13%। लोकसभा से भी ज्यादा है, 30% लोकसभा में 7% का फर्क था। ठीक, हर सर्वे के साथ हम एक राइटर तो लगा ही देते हैं कि सर्वे है। ठीक, अब लेकिन जो ये दूसरी बात इन्होंने आगे डिटेल में जो आगे लिखा हुआ है, इन 48.9% लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम एनडीए को पसंद करते हैं, उसमें वुमन शेयर जो है वो 54.7% है। 54.7% महिला कह रही हैं कि हम नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार चाहते हैं और 43.6% पुरुष कह रहे हैं ऐसा। और अगर महिलाओं का मैं कंपैरिजन करूं तो महागठबंधन के लिए 31.2%, केवल 31% महिलाओं ने महागठबंधन को पसंद करने की बात की है और एनडीए नीतीश कुमार के लिए 54.7, ऑलमोस्ट 55% महिलाएं जो है वो कह रही हैं नीतीश के साथ। इसमें नीतीश का नहीं सर, मोदी का भी बड़ा योगदान है। अगर एनडीए की अगर बात की जा रही है तो नीतीश से ज्यादा मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही महिलाओं को लेकर के, जिस तरह की योजनाएं रही है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा उन्होंने की है, बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार गए और महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की है, तो मोदी का बड़ा योगदान है। नीतीश का भी निश्चित रूप से योगदान माना जाएगा। तो इंडिया का पड़ला महिलाओं को लेकर हमेशा से भारी रहा है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये निश्चित रूप से ये 2005 से लगातार भारी रहा है, उसका गैप बढ़ता गया है। रियलिटी से कॉर्पोरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए साहब, अब ये महिलाओं का मामला लॉ एंड ऑर्डर से भी सीधे सीधे जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा डर जो है महिलाओं को ही होता है अगर खराब कानून व्यवस्था की स्थिति होगी तो। अगर जो इश्यूज इन्होंने लिखे हैं, बिहार की जनता जो अपने इश्यूज बता रही है क्रमवार, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला है 51%, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई 45% लोगों के लिए मुद्दा है, करप्शन भ्रष्टाचार 41% के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बिजली सड़क पानी 36.9% लोगों के लिए, और इस ऑर्डर में सबसे नीचे आता है लॉ एंड ऑर्डर 19.5, मतलब वरीयता क्रम में लोगों के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे नीचे लॉ एंड ऑर्डर है। ये दिखा रहा है सर्वे कि बिहार के लोगों के लिए अभी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है, या इस मामले में कम से कम वो नीतीश कुमार पर बहुत सवाल नहीं खड़े करते। ये सर्वे का डेटा जो है ये वो कहता है। लेकिन इस सब के बाद जब सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप, इस सर्वे के मुताबिक भी नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है 38%। लेकिन जो बाकी सर्वे हैं उसमें जितना गैप दिखाई देता है नीतीश कुमार के अप्रूवल रेटिंग्स में, उसमें तो वो तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं कुछ और सर्वेज में। यहां वो नंबर 2 पर है और गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है, 35.6। तो 38.3 तेजस्वी यादव को चाहते हैं, 35.6 नीतीश कुमार को चाहते हैं, ये सर्वे बता रहा है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो सबसे पहले युवा आयोग बनाया, बड़ा अच्छा किया। चुनाव आते युवा आयोग आएगा, वो नौकरी का मौका खोजेगा, लोगों को स्किल्ड करेगा, कुशल बनाएगा। ये सब बड़ा अच्छा है। थोड़ा पहले से कर लेते तो और अच्छा होता, लेकिन अच्छा है बिहार युवा आयोग का बनना। लेकिन ये वाला निर्णय राजनीतिक तौर पर उनको लाभ भले दे दे, ये अच्छा नहीं है देश के। महिलाओं वाला कोई भी कहेगा हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के नौजवान, तो फिर तो किसी राज्य में अगर कोई कह रहा है कि हमारे राज्य के लोग, तो फिर क्या दिक्कत है? बिहार के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, और बिहार में पहले तेजस्वी ऐसे ही कहते थे, अब नीतीश ऐसे ही कह देंगे कि जो होगा बस यहीं के लोगों के लिए होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हम किस तरह का राज्य का ढांचा किस तरह का तैयार करना चाहते हैं, वहां उनको लाभ निश्चित तौर पर हो सकता है, इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं। जैसे 400 से 1100 जब उन्होंने पेंशन किया था तो बड़ी शानदार बात है, वो हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आप बुजुर्गों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाते हैं वो चलाना ही चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। लेकिन महिला के लिए करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपके पास ना अवसर तैयार करने की क्षमता है, ना बहुत कुछ देने की क्षमता है, इतना कम है कि अच्छा अपने महिलाओं को यह भरोसा दे दो कि देखो तुम ही को मिलेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। और कौन आ रहा होगा वहां? जाहिर है कुछ सरकारी नौकरियों में, कोई निजी उद्योग तो ऐसा है नहीं। तो क्या बिहार में जो दूसरे राज्य के अधिकारी, दूसरे राज्य के कर्मचारी वो जा रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं, उस पर भी आप नुकसान कर रहे हैं? मेरा तो ये मानना है देश के हर हिस्से में हर हिस्से का व्यक्ति पहुंचे तभी सोसाइटी बेहतर होगी, तभी मुंबई देश में बन सकता है। मुंबई आज जो बना है, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वो इसीलिए बना है। तो मुझे लगता है कि निर्णय मेरे अपनी नजर में बहुत खराब है। जो आप सर्वे के लिहाज से कह रहे हैं वो सर्वे बिल्कुल बिहार की आज की स्थिति को दिखाता है। तेजस्वी अकेले नेता हैं अपने गठजोड़ के, ये अपने गठजोड़ के अकेले नेता अब नहीं रहे। नीतीश कुमार क्यों पीछे चले जाते हैं?
नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, जब उसको आप सरकार वर्सेस सरकार करेंगे, एनडीए वर्सेस महागठबंधन करेंगे, तो महागठबंधन पीछे छूटता है। बिल्कुल ठीक है, 10% 12% पीछे हो सकता है, 13% वोट का गैप, 13% का गैप नहीं, थोड़ा ज्यादा है वो, मैं वो थोड़ा ज्यादा मानता हूं। इतना मेरे लिहाज से तो बड़ा कट टू कट मामला है। और राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ये दोनों बराबर खड़े हो, बस एक बीजेपी के साथ गठजोड़ जो है वो थोड़ा मजबूत है। जैसे नीतीश जैसे कांग्रेस नहीं ऐड कर सकती, चिराग जैसे दूसरे लोग नहीं ऐड कर सकते, जीतन राम मांझी जैसे नहीं ऐड कर सकते, इन सब के पास अपने अपने पॉकेट्स हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नहीं ऐड कर सकते। वो इधर एनडीए की ताकत, उधर क्या है, सब कुछ तेजस्वी और लालू जी को लेकर चलना है, इसीलिए गैप दिखता है। तो कुछ गैप तो होगा, लेकिन 13% थोड़ा ज्यादा, 13% तो मतलब हुआ कि 225 पार जा रहे हैं, 243 में 225 225। तब अगर आप 13% का गैप हो गया तो फिर मतलब लेकिन कुछ बचेगा ही नहीं ना। उसमें ये भी दिखा ना सर कि महिलाओं में लोकप्रियता अभी शायद नहीं, कायम है। वो उसको तो लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और महिलाओं में और ये लोकप्रियता महिला तो कार्ड, रहेगी। अच्छा मैं इसको प्रैक्टिकल नजर से समझना चाहता हूं। मोटे तौर पर आप जब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, नौकरियों में ठीक है, हर नौकरी हर किसी के लिए देश के अंदर खुली होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य की सेवाओं में, पुलिस प्रशासनिक सेवाओं में दिखते तो आपको वहीं के लोग ही हैं। और ये इनके ऊपर तो दबाव ये था नीतीश कुमार के ऊपर कि पूर्ण डोमिसाइल लागू करो, मतलब सरकारी नौकरी में किसी और को जाए ना, केवल बिहार के लोगों को जाए। इन्होंने तो फिर भी 35% महिलाओं को लागू किया है। ये सही बात है कि वहाँ पर सब जगह पर ये दबाव बना रहता है कि डोमिसाइल लोगों को मौका मिले, लेकिन बिहार जैसा राज्य अगर डोमिसाइल कर देगा तो बिहार के लोग करेंगे क्या? सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लोग तो बिहार के ही हैं देश भर में। अभी जो ये इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो पूरी डिबेट हो रही है वो माइग्रेटेड लोगों की वजह से ही हो रही है ना, कि भाई माइग्रेटेड हैं, पलायन किया हुआ है, तो फिर सारे राज्य जो हैं, महाराष्ट्र का जैसे जिक्र हुआ, और राज्य हैं वो रोक देंगे कि भाई हम बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हरियाणा तो लेके आया ना डोमिसाइल का, ठीक है। और एक तो वैसे ही ये केवल इलेक्शन का वो है, स्टंट है। बिहार में कितनी तो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां कितनी हैं, इसलिए कोई इसका बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। और चुनाव में एक वो इमोशनल वो हो सकता है कि किस तरह से हो रहा है। इस पर कमेंट जनरल साहब। सर वैसा है कि जो डोमिसाइल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग इदारे हैं उसके अंदर जो एनरोलमेंट होती है उसके अंदर डोमिसाइल को मांगते हैं वो। और डोमिसाइल का ये मतलब नहीं कि वो बिहारी ही है, कोई बाहर का आदमी भी अगर बिहार के अंदर काफ़ी समय से वहाँ पे बस चुका है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है कि वो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है और उसी माध्यम से होता है। मैं आई होप आई एम करेक्ट, बिकॉज और भी किसी स्टेट में, जैसे मैं अभी हरियाणा में हूँ तो मैं हरियाणा का डोमिसाइल हूँ, हालांकि मैं पंजाब से आया, पहले मैं पाकिस्तान से, हमारी फैमिली वहाँ से आई एज रेफ्यूजी, लेकिन अब फाइनली क्या डोमिसाइल आपका एक स्टेट का बन गया। तो अगर उस प्रकार से है तो वो फिर सबके लिए लागू है। जो भी आदमी बिहार के अंदर आज के दिन में सेटल्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और वैसे तो आप पहचान होना बाकी है सर। डोमिसाइल से पहले एक तो ब्रेक का विषय हो गया, लेकिन बोल दूं, डोमिसाइल से पहले अभी वो वोट में पहचान तो हो जाए कि आप हैं कि नहीं है। नहीं, डोमिसाइल में और आरक्षण में अंतर क्या है? मतलब रिजर्वेशन, ये एक तरीके का रिजर्वेशन ही है। बिहार के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, मतलब 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। जो सर कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन दिल्ली की में रहने वाली महिला तो बिहार की सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएगी ना, यदि रिजर्वेशन के 35% वो हो तो गया बिहारी जिसको डोमिसाइल मिलेगा। खबर अभी अभी आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। यूपी में हमने आपको बताया था, डिटेल में इंडिया टीवी पर आपने उसकी खबर भी देखी कि एक धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया और एक ये रैकेट चलाने वाला व्यक्ति जमालुद्दीन और छांगूर बाबा के नाम से जो ऑपरेट करता था, ये गिरफ्तार हुआ है। 100 करोड़ की फंडिंग, 50 देशों की यात्रा, ये सब कुछ मिला इसके पास से। बंगला बना रखा है जिस पर आज बुलडोजर भी चल गया है। बलरामपुर में इसकी कोठी पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर इसने ये अपना बंगला बनाया था, इसके अवैध हिस्से जो है तोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का इस व्यक्ति जलालुद्दीन और छांगूर बाबा पर अभी एक रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों का कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अच्छा, आमतौर पर ये जब ऐसे एक्शन होते हैं, खास तौर पर यूपी में,
तो बहुत से लोग इस पर शक की निगाह से इसको देखते हैं कि भाई नहीं है तो मुसलमानों को दबाने के लिए कोई एक्शन कर लिया गया या बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन ये मामला इन सबसे अलग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो हम उसको निकाल भी लें, दिखा भी दें। इसमें वो लड़कियां विक्टिम हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, वो खुलकर सामने आ गई। हमारे कैमरे पर उन्होंने बात की है, कोशिश करते हैं वो निकल जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम में आगे। वो बता रही हैं कि कैसे हमको झांसा देकर के हमको हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया, कि हमसे कोई व्यक्ति है वो हमसे बात करता था, कोई फेसबुक के जरिए बात कर रहा है, कहीं से बात कर रहा है, उसने अपना नाम कुछ और बताया, हिंदू नाम बताया, हमसे बात करने लगा, हमको उससे बात करना अच्छा लगा, हमारा संबंध हो गया उससे, बाद में पता चला वो मुसलमान है और हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया। किसी और को कैसे विदेश भेज दिया गया, किसी लड़की को की दोस्ती विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से हो गई, वो भी अपना धर्म अलग बता रहा है, वो विदेश चली गई, वहां जाकर उसको प्रताड़ित किया गया, फिर उसको वापस भेज दिया। इनसे पैसे, पहले तो ये खबर आई थी कि इनके खातों में पैसा डाला जाता था, ये लड़कियां बता रही हैं कि इनसे एक्सटॉर्शन भी किया जाता था, इनसे पैसे वसूलता था ये आदमी, और इसने रैकेट था, इसके आसपास बहुत सारे लोग थे। और ये हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति के आसपास जितने लोग थे वो सब कन्वर्टेड ही थे, धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने हुए लोग ही थे, और वो आगे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और ये पूरा का पूरा जो रैकेट है वो चला रहे थे। तो प्रत्येक जो विक्टिम है उनका सामने आना इन आरोपों की इस व्यक्ति के ऊपर काफी हद तक पुष्टि करता है। और योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के जैसे लिखा है कि हम ऐसी सजा देंगे जो समाज के लिए एक उदाहरण बने, मतलब इस मामले को लेकर वो बेहद गंभीर इस वक्त जो है दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो किसी को संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों पर तो जरा से भी रियायत बरती नहीं जाती है। और अगर इस तरह का मसला है कि कोई व्यक्ति, ये जो जमालुद्दीन है, ये अगर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो योगी आदित्यनाथ के राज में ये बच जाएगा, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यहां बड़ा गंभीर है सौरभ जी, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि क्या हम लोग नॉर्मल जो डिस्कोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं ना हमारी चर्चा में, क्या कोई व्यक्ति ये बात करे कि ऐसा होता है तो उसको कोई अच्छी नजर से देखता है? आप कहिए कि वहां फलाना जगह उस लड़की को, हिंदू लड़की को कुछ मुस्लिम लड़कों ने धर्म परिवर्तन करा दिया, तो तुरंत कहेंगे अरे यार तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, बड़े बेकार टाइप के आदमी हो, सांप्रदायिक हो क्या, तुम्हें कुछ पता भी है? मेरा ही मानना है कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से जैसी खबरें आती हैं, और मैं पहले भी कई बार टीवी की बहस में कह चुका हूं कि अगर प्रेम दो लोगों को होगा तो क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है? अगर पड़ती है तो प्रेम नहीं, वो बेईमानी है, वो कोई न कोई कुछ खतरनाक खेल चल रहा है। अब यहां जो रेट लिस्ट आई, इसके पहले भी आया, तो समाज में हम देखते तो हमको, उनको लगता होगा ना, जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुओं को कमजोर करना है, तो वो क्या करेंगे भाई? उनको लग रहा है कि ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, ये स्ट्रांग लोग ज्यादा हैं सोसाइटी में, इसका मतलब नहीं दूसरे नहीं, लेकिन स्ट्रांग है। अब उनको लगता है कि यादव भी उस स्ट्रांग सोसाइटी में आ गया है, तो उनके घर की लड़कियों को अगर हम मत परिवर्तन करा पाए, उनको हम मुस्लिम बना पाए, तो उसकी कीमत ज्यादा लगाते हैं। और मुझे लगता है इस पूरे डिजाइन पर बात होनी चाहिए, और ये बात इसलिए भी होनी चाहिए कि लोगों को पता हो, कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी से प्रेम करे, किसी से विवाह करे, उसको कोई दूसरा लेने देने वाला नहीं होता। लेकिन ये बहुतायत में हो रही है, और इसमें खतरनाक बात क्या है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सबके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, वापस लौटने का रास्ता नहीं होता है। हाँ, उस लड़की को स्वीकार नहीं किया जाता है, जो खतरनाक है। कई बार लड़की हो सकता है अतिरेकी हो जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में लड़की मासूम होती है, निर्दोष होती है। जब फंस गई एक बार, जब उस ढर्रे पर चली गई, तो लौट कर कहां आएगी, किसको बताएगी? हालांकि इस मामले में कुछ लोगों का धर्म, वो जिसे घर वापसी जिसको कहते हैं, वो कराने का प्रयास किया गया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, फिर वो समाज से तो एक कुछ हद तक उनका कट ऑफ हो ही जाता है। दरअसल असली मुश्किल वही है कि सोसाइटी के तौर पर जो है फिर उनको दूसरी तरह से देखा जाने लगता है। भाई अगर वो लड़की कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हो तो अलग बात है, अगर मान लीजिए कि कहीं गलती से उसको हो गया, तब तो उसको सोसाइटी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए ना। अभी तो सोशल मीडिया का समय है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं निकाल बाहर करो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे लगता है ये भी, इस पर भी जरा चर्चा होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम चलते हैं। हिंदी वर्सेस मराठी विवाद, ये विवाद नहीं खत्म हो रहा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ठाणे के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। पुलिस ने एमएनएस के बहुत सारे वर्कर्स को हिरासत में लिया है। मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन में एमएनएस वर्कर्स की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, तो उनको हिरासत में लिया गया। मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाल रही है आज एमएनएस पार्टी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।
पुलिस ने परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन के लिए आए और फिर इनको डिटेन किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, खूब हंगामा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बताया कि इन्होंने हमसे प्रदर्शन के लिए जगह मांगी, हमने इनको रूट दिया, लेकिन इन्होंने कोई और मार्ग की हमसे डिमांड की कि हम इस रास्ते से अपना ये जो प्रदर्शन है वो मार्च है वो बढ़ाना चाहते हैं। उसकी इजाज़त हमने नहीं दी, लेकिन हमने प्रदर्शन के लिए मना नहीं किया था, उसके लिए हमने इनको एक रूट दिया था। लेकिन इनकी डिमांड थी कि ये किसी अपने मन मुताबिक किसी रास्ते से जाना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त पुलिस ने नहीं दी है इनको। समीर जी, मतलब झगड़ा अभी और चलेगा? नहीं, ये तय था जिस दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ जिस वर्ली के मंच पर आ गए थे, तय था कि अब एमएनएस और शिवसेना मिलकर स्टेट की लड़ाई जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह की उनकी गुंडे की राजनीति वो करते हैं और बहुत सिलेक्टिव रास्ता वो तय कर रहे हैं। वो मीरा रोड तय कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कल्याण, वो तय कर रहे हैं कल्याण डुम्बीवली का एरिया। ये कौन सा एरिया है? ये एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण ठाणे एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण डोंबिवली में उनका बेटे श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद है। मुंबई उत्तर का एरिया ये आता है जहाँ से पीयूष गोयल सांसद है। तो अब वो जो हिंदी भाषी का क्षेत्र है जहाँ शिवसेना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहाँ मराठियों को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के मराठी बटे, हिंदी और मराठियों में भेद हो, और वहाँ का जो मराठी वोटर है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ है उसमें टूट हो और वो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के साथ लौट कर आए। और अब ये आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खासकर बम्बई में दिखेगा। मैं आपकी बात, मैं अब ये खबर चल रही तो मैं फिर सोचने लगा कि ये हो क्यों रहा है, मतलब जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक दुकानदार ने मराठी ना बोलने को लेकर या कोई और हिंदी बोलने कोई भाषा को बोलने को लेकर आपसे बहस कर ली, एक जगह पर, वहां विवाद हो गया, आपने उसकी मार पिटाई कर दी, सब ठीक। ये इतना बड़ा मुद्दा, इसको क्यों मनाया जा रहा है? मुद्दा नहीं है ये, तो एक तो वसूली का जो गैंग है इनका, जब तक इनका डर नहीं रहेगा, सड़क पर इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे, दुकानदारों से जो हफ्ता वसूली इनकी चलती है वो मजबूत बने रहे। और इसके अलावा अब बीएमसी के चुनाव 3-4 महीने में होना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको दिसंबर तक करना है चुनाव किसी भी स्थिति के अंदर। तो दिसंबर तक किसी भी तरीके से रोज माहौल खराब करो, मीडिया में आते रहो, मराठी सेंटिमेंट को बाहर निकालते रहो, मराठी लोगों को बताते रहो कि भाई ये उत्तर भारतीय लोग आ गए, ये आपकी मकान दुकान ले रहे हैं, ये आपकी जगह ले रहे हैं, और ये मुंबई की जो मराठी संस्कृति और मराठी अस्मिता है उसको ये पूरे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को बंबई छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये लगातार इसी तरह का बहाना देंगे। आज इन्होंने स्ट्रीट पे किया है, आप देखिए, अब उद्धव ठाकरे का ट्वीट आएगा, राज ठाकरे का ट्वीट आएगा, कल कहीं और धरना प्रदर्शन देंगे, कहीं और राज ठाकरे की स्पीच होगी। अब ये बंबई की राजनीति जो है, मुझे लग रहा है बीएमसी चुनाव तक ये लगातार इस तरीके से करते रहेंगे। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हम पे कार्रवाई हो, राज ठाकरे चाहते हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार हो, आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, मीडिया का कवरेज मिलेगा, फिर मराठी सेंटीमेंट में जाएगा, देखो मराठी की बात करते हैं। तो मराठी मुख्यमंत्री ने हमें रोकने की कोशिश की है। यह इनके यहां से जो वोट बैंक चला गया है, मुझे लग रहा है उसे वापस पाने के लिए ये इस तरह की एक राजनीति कर रहे हैं। इनको हिंदी भाषी या नॉर्थ इंडियन जो वहां रहते हैं उनका वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब? देखिए, इनका मूल आधार तो मराठी रहा है ना वोट बैंक। और हिंदी तो वैसे भी, नॉर्थ इंडियन तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर स्ट्रांग रहे, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो शिवसेना को वोट देते थे। अब ये चाहते कि जो हमारा मराठी वोटर, कोर वोटर रहा है, कम से कम बीएमसी में वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर हमको वोट दे और हम बीएमसी में सत्ता में लौट कर। एक अपडेट ले लेते हैं, साकेत राय हमारे सहयोगी ठाणे से जुड़े हैं हमारे साथ। क्या हंगामा इस वक्त चल रहा है साकेत? देखिए सर, अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर प्रताप सरनाईक का समर्थन मिला था मराठी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। अब चूंकि मराठी मोर्चा का जो पूरा कार्यक्रम है ये मनसे की तरफ से आयोजित किया गया था, और आप महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल समझिए तो एकनाथ शिंदे गुट और मनसे, ये दोनों चाहते हैं, खासतौर पर जो शिंदे गुट है वो ये चाहता है कि कैसे भी इनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भी अपने लोगों को यह आदेश दिया है कि मनसे के विरुद्ध कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रताप सरनाईक का सहयोग मिलना, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, खास तौर पर मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उनकी मौजूदगी हुई, लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि वो उस सरकार का हिस्सा है जिस सरकार ने इन दोनों जियाज को लागू किया था, जिसमें हिंदी भाषा को लेकर अनिवार्यता बताई गई थी। तो खास तौर पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये मराठी का जो मुद्दा है, ये अपने आप में इसलिए भी गरमाया है कि सरकार के साथ रहने वाली पार्टियां भी इसमें खुलकर सरकार के साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे उन्हें अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उनका जो समर्थन आपने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, उसके बाद लोगों का जो समर्थन था, जो जन सैलाब था, उसे देखकर सरकार के मन में भी ये विचार आया होगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। आज मतलब आप कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में अच्छी संख्या में लोग थे?
लगभग 3 से 4 हजार से भी ज्यादा की संख्या में यहाँ लोग थे। और दिलचस्प बात है कि शुरुआत में उन्हें डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर गई, लेकिन दूसरी तरफ से कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए कि उसके बाद पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से सरेंडर कर देना पड़ा। और उसके बाद मोर्चा जिस रास्ते जाना था उस रास्ते गुजरा। उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अविनाश यादव को भी छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में किसी भी समय वो भी पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद वो भी यहाँ पर आएंगे। वो भी अपनी, देखिए, एक तरफ पॉलिटिक्स का मुद्दा है और एक तरफ लोगों का जो इमोशंस है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनका इमोशंस एक तरफ है। तो एक तरफ अगर आप देखें तो राजनीतिक फायदा भी इसमें लोग लेने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ उनके इमोशंस का फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका। दो बातें जो साकेत से बात करके पता चली कि एक तो ये राज ठाकरे की पार्टी ने इस प्रदर्शन को कॉल दी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो इस मुद्दे पर कुछ असमंजस में दिखाई दे रही है। इस मुद्दे के खिलाफ जा नहीं सकती, राज ठाकरे का समर्थन कर नहीं सकती, तो वो करें क्या? प्रताप सरनायक विधायक है वहां से, माजीवाड़ा से, उन्होंने समर्थन दिया उनके विधायक भाई मराठी मुद्दे पर हम इसके साथ हैं। तो ये एक बड़ी अजीब इक्वेशन दिखाई दे रही है इस वक्त महायुति के अंदर। महायुति में मुश्किल होगी क्योंकि मराठी का इशू वहाँ पर वही बात होगी। अभी जैसे बिहार में हम वो उस पर चल रहे थे डोमिसाइल पर, अब महाराष्ट्र में, और अब जब दोनों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं 20 साल बाद, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो उनको तो दिखाना ही है कि उस ताकत का मायने क्या है। और दोनों का बेस ही मराठी है, उस मसले पर काम करना है। लेकिन अब प्रदर्शन करना तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ना, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। अब सर आपत्ति तो नहीं है, हाँ, लेकिन इशू क्या है भाई? जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश निकला था, हाँ, हिंदी पढ़ाने का, वो वापस हो चुका है। हाँ, हाँ, आपने उसका विजय रैली भी कर ली है। हाँ, हाँ, अब किस बात का प्रदर्शन है? वो अपनी राजनीति नहीं, प्रदर्शन आप समझ नहीं रहे। बीएमसी इतनी बड़ी है, आप बीएमसी को यहाँ पर बैठ के समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई वहां पर जो बीएमसी का चुनाव होना है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है। प्रताप सरनाईक का समर्थन इसलिए गया कि वो एकनाथ शिंदे के विधायक है और इस समय गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी है। एकनाथ, मुझे लगता है इसके वजह एकनाथ शिंदे की पार्टी की राजनीति भी है कि देवेंद्र फडणवीस उनको महाराष्ट्र की राजनीति में बदनाम हो, कॉर्नर करने की जरूरत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो ये कहा जाएगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय नहीं समझ रहा है, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जाए। जो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, मुझे लग रहा है ये उसके पीछे की भूमि है। लेकिन जो अभी समझ में आया मुझे साकेत से बात करके कि पुलिस तो इसमें कोई फर्म स्टैंड तो नहीं ले रही कुछ कर नहीं सकती ना वो। हाँ। ऐसे प्रदर्शन में कोई फर्म स्टैंड लेकर बहुत मुश्किल होती है, फिर उससे लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ता है। और वो बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को कॉर्नर करने की कोशिश है। ये शिंदे की तरफ से भी है, आप एमएनएस की तरफ से मत सोचिए, उनकी में भी। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर, जिसका मतलब हिंदी भाषियों के साथ एक वो भी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो ये तो नहीं कर सकती कि मराठियों के साथ खड़ी हो और हिंदी भाषियों के साथ नहीं खड़ी हो, जिनकी वजह से उसका पूरा वजूद है। तो वो एक मुश्किल स्थिति है। लेकिन सब लोग जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप कॉर्नर पर आते हैं। सबसे बुरे फंसे इसमें बीजेपी और कांग्रेस ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों। कांग्रेस कैसे समर्थन देगी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने का और इस राष्ट्रीय पार्टी होकर इस किस्म इसलिए इसमें कहां दिखाई दे रही है इस किस्म की पॉलिटिक्स का? हाँ, वो इसमें साथ में नहीं है। अब बीजेपी को समझ में नहीं है, वो इसको हिंदुत्व का मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि हिंदू, ये सभी हिंदू हैं, उत्तर भारतीय भी हिंदू है और मराठी भी हिंदू हैं, और इनको आपस में भिड़ा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लेकिन निशिकांत जी पर भी कुछ बोलिए थोड़ा सा, वो बेवजह यहाँ पर बोल रहे हैं। निशिकांत जी उत्तर भारतीयों की तरफ से बोल रहे हैं, आप भाषा पर विवाद कर सकते हो। तो उनको मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए निशिकांत जी को। नहीं, उत्तर भारतीय मीरा रोड पर ही करना चाहिए। उत्तर भारतीयों के समर्थन में कहीं से आवाज आती है तो क्या गलत है उसमें? नहीं, आवाज पिटने के लिए वहां पे, मारपीट करने का नहीं, वो पिटने के लिए, तो उत्तर भारतीय पिटने के लिए वहां नहीं। तो निशिकांत जी ऐसे करें कि मीरा रोड पर एक सभा करें और वहां पर वही बोलें जो आज बोला है उन्होंने। तो निशिकांत कह रहे हैं तुम बिहार आ जाओ, मैं बताता हूं तुमको, यहाँ आकर बोले राज ठाकरे के कान के नीचे बजाऊंगा एक मैं बिहारी और यूपी के तो ऐसा करना चाहिए। निशिकांत जी को बिहार जाना चाहिए और जितने मराठी वहां रहते हैं उनकी पिटाई करनी चाहिए। आज इसी पर चैलेंज करते हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सर, मुझे लगता है आप लोग उसी ट्रैप में फंस रहे हैं जानबूझ के। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल तक आप लोग भले मानुष जैसी बात कर रहे थे, आज आप राज ठाकरे जैसी बात कर रहे हैं। ये मत करिए, आपको तो गुंडागर्दी से लाभ भी नहीं होगा। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे तो बता चुके हैं। निशिकांत जी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं राज ठाकरे नहीं, राज ठाकरे निशिकांत दोनों गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों का अंतर है, दोनों को आप एक साथ पैरेलल नहीं बांधिए। निशिकांत की आलोचना हम लोगों ने कल खूब जमकर की और निशिकांत की जो भाषा है वो शर्मनाक है। आप बाकी बातें कर सकते हैं लेकिन अब आप उसी में सारी चीजें घुसा दें और उर्दू और मराठी और यहां आएंगे तो पीटेंगे, यही तो वो चाह रहे हैं ना।
न वो पीट पाने की स्थिति में किसी को, न ये पीट पाने की स्थिति में। पिटता कौन है? जो गरीब आदमी के। और जो आप मीरा रोड की बात कर रहे हैं, सच बात यह है कि मीरा रोड भाईंदर में अगर सचमुच गैर मराठी निकल आए तो वहां ये भीड़ 1/3 रह जाएगी। वहां की जो पूरी ठाणे से आगे आप बढ़ेंगे तो मीरा भाईंदर और वसई विरार बदलापुर तक गैर मराठी है, ये पूरा का पूरा इलाका। अब मैं आपको जरा लाइव लेके चलता हूं, क्यों होना है, सीधे लेके चल रहा हूं आपको ठाणे में, जहां ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। साकेत राय वहां से जुड़ गए हमारे साथ। जी साकेत, तस्वीरें दिखाएं और बताएं माहौल। बिल्कुल, देखिए मैं सीधा कैमरा के माध्यम से आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो यहाँ पर आप साफ तौर पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे जाकर दिखाएं, क्योंकि लगातार आज सुबह से हम ये जो कवरेज कर रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था हमारे गेस्ट को, वो कह रहे थे मीरा भाईंदर में जो क्राउड है, पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है कि नॉन मराठीज की यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त ये जो पूरा मुद्दा है वो क्यों गरमाया हुआ है वो समझना जरूरी है। अगर आप देखें तो मराठी भाषा का जो पूरा मुद्दा है वो मराठी भाषियों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, अब खास तौर पे आप इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करिए, वो इस पूरे वोट बैंक को निग्लेक्ट नहीं कर सकती, और वो भी ऐसे समय में जब महानगर पालिका चुनाव नजदीक है और किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है, तो ऐसे समय में आप इस मुद्दे को कहीं भी भटका नहीं सकते। और कोशिश यही रहेगी हर पार्टी की कि जितना हो सके मराठी वोटर्स को अपनी तरफ रखा जाए, क्योंकि कितने भी लोग हैं उनका मानना यही है कि बाकी भाषा के लोग यहाँ पर प्रांतीय कहे जाते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए लोग कहे जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक जन सैलाब आज सुबह से आया था, इसमें दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक जो काफी ज्यादा इमोशनल है अपनी भाषा को लेकर, कई बूढ़े कई बच्चे भी यहाँ पर शामिल हुए जो अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। दूसरा तबका वो था जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले लोग अच्छी तरह से इस इमोशन को समझते हैं। जैसे आप इस वक्त एक महिला मोर्चा देख रहे होंगे, यहाँ पर आज सुबह से हम देख रहे हैं ये महिला मोर्चा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। आपको दिलचस्प बात बताएं कि कई महिलाएं ऐसे थी जिन्हें डिटेन किया गया, बाद में छोड़ दिया गया, बाद में पीछे से आकर शामिल हो गई। तो इसमें दो रंग है कि कोशिश कीजिए जरा कुछ लोगों से बात करने की, पता चले इनके मन में क्या है जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जी, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करने महिलाएं आई हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए सौरभ, एक बात ये भी समझना होगा कि इस वक्त भाषा को लेकर बहुत ज्यादा ये लोग ये हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम मराठी भाषा में हमसे बात करिए, तो देखते हैं उनकी क्या जरूरत हो तो आप मराठी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी में बात हो सकती है मराठी में? मराठी ही बोलेंगे, आज तो मराठी ही बोलेंगे भाई। अभी तो आप हिंदी बोल रही हैं। देखिए मेरा सवाल ये है कि भाषा को लेकर एक बड़ा ही इमोशनल एंगल है, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आई हैं और क्या कर रही हैं? आज सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या हुआ, काय झालं, एक 7-8 दिवसापूर्वी, हा मराठी बोलते, 7-8 दिवसापूर्वी आमच्या मुलाने 4 थप्पड मारले, एका दोघांचं भांडण होतं, 4 थप्पड मारले। दुसऱ्या दिवशी या लोकांनी, या मारवाडी गुजरात्यांनी आम्हाला खच्चीकरण करण्यासाठी मोर्चा काढला। चुकीचं आहे ना, 4 थप्पडचा जबाब तुम्ही मोर्चाने देता। फक्त तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे, प्रताप सरनाईक इथे आले होते, प्रताप सरनाईक तुमच्या समर्थनासाठी आले होते, त्याचा विरोध कशाला? एवढा चांगला मराठी बोलताय, मग हिंदी पासून सुरुवात केली, एवढा छान मराठी तुम्ही बोलताय, आणि मग का तुम्ही सुरुवात मराठी? माझा चॅनल हिंदीचा आहे, पण तुमचा जे टॉपिक आहे मला जी 1 मिनिट सर, सरांना माहिती होतं तर एवढं इकडे होणार आहे तर सरांनी लवकर यायला पाहिजे होतं, परमिशन द्यायला पाहिजे होतं। आमच्या लोकांना बंद करून आमच्याच महाराष्ट्रात आमच्याच लोकांना तुम्ही गाडीत कोंबताय, महिलांना धक्का देताय, ही कुठली पद्धत? महाराष्ट्रात या, कमवा, खा, जगू द्या आणि तुम्ही पण जगा। अरे घरे घेतली, साथ साथ अनुवाद भी करते रहिए इनकी बातों का, ट्रांसलेशन केलंय का? पत्रकार कधीच बंद केलं नाही। त्याच्यानंतर तुम्ही आता काय करायला पाहिजे, मराठी फक्त विषय आणि आपली सगळं वेगळं ठेवा। जो कोणी गुजराती, हिंदू, मराठी काय, मराठी शब्द, मराठी भाषा तुम्हाला बंद। मैं आपका हिंदी अनुवाद बता देता हूं अपने दर्शकों को। इनका कहना है कि नेता जो यहाँ पर पहुंचे थे वो पहले ही यहाँ क्यों नहीं आए? जी, काय बोलायचं तुम्हाला? मराठीच बोलायचं आहे, आज आम्ही निघालो कशासाठी? मराठी भाषेसाठी। मग तुम्ही हिंदी का नाही? खा, ईडीची धमकीला घाबरून 50 खोके घेऊन पळून गेलेल्यांनी आम्हाला मराठी जनतेला त्याची गरज नाहीये। सरनाईक साहेब आए यहाँ ना, उन्होंने सुबह आना चाहिए था। हमें परवानगी जो हमें परवानगी। मला एक प्रश्न आहे मला की मराठी माझी पण मायबोली, मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे, तर मी मराठी बोलू शकते, पण हिंदी पण चांगली भाषा आहे, त्याचा कशाला विरोध? ऐका ना, एक मिनिट, अरे तुम्ही
सर भाषेचा विरोध नाहीये, पण मराठी महाराष्ट्रात मराठी तुम्ही मागं टाकणार आणि तुम्ही हिंदी भाषा सक्तीचा करणार ह्याच्याविषयी विरोध आहे. आम्हाला हिंदी आवडते, आम्हाला 10 भाषा आवडतात, आम्ही 10 भाषा शिकणार, पण तुम्ही महाराष्ट्रात मराठी भाषा प्रथम राहणार. बाकी आम्ही हिंदी बोलणार. अच्छा ठीक, साकेत ठीक है, वो आज उनका मन है कि हम मराठी में ही बात करेंगे, ठीक है, उनकी भावना है, लेकिन आपने कोशिश की उनको समझाने की, अगर वो समझ जाए तो अच्छा है कि भाई ऑडियंस हिंदी समझती है आपके चैनल की, इंडिया टीवी की, ज्यादा लोगों तक उनकी बात जाएगी अगर अपनी बात कम से कम अभी केवल हिंदी में चले. एनीवे, क्या कहा उन्होंने, क्या बोले ये लोग? दरअसल अगर बातचीत देखी जाए तो उनका ये कहना था कि भाई हम सब मराठी के लिए एकत्रित हुए, एक मिनट साकेत, और हाँ। मराठी ही, और खास तौर से उन्होंने मारवाड़ी गुजरातियों का जिक्र किया है. मतलब उनका ये कहना था कि मारवाड़ी गुजराती लोग यहाँ पर आके मराठी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी को हमको ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, हमें हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्चस्व मराठी का रहेगा. महाराष्ट्र में रहना होगा तो आपको मराठी में बोलना पड़ेगा, मराठी में काम होगा, मराठी को सम्मान देना होगा, आप हम पर हिंदी नहीं थोप सकते. आप गुजराती और मारवाड़ी लोग आकर यहाँ व्यवसाय पे कब्जा कर रहे हैं, और जिस तरीके से जिस तरह मारवाड़ी गुजराती जिस तरीके से यहाँ पर भरमार हो गई है, तो मराठी के लिए खतरा है. उनको जो कहने का लफ्ज़ ये था कि भाई मराठी अस्मिता के लिए हम लोग आए और आज हम मराठी की बात करेंगे. तो जो उद्धव ठाकरे, खासतौर से राज ठाकरे, जो सेंटिमेंट दुकानदार के साथ हुआ था वो मारवाड़ी था, गुजराती था, वो गुजराती था, जिसका मारपीट की गई थी. उसके बाद सारे दुकानदारों ने वो मार्केट बंद रखा था उसके विरोध में, और उन्होंने दुकानदारों ने कहा था कि मराठी का हम सम्मान करते हैं, मराठी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम गुजराती या दूसरी कास्ट के हैं. हाँ, एक छोटा कमेंट सर. सौरभ, देखिए ऐसा है, पूरे भारतवर्ष में जो हम लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, हम अंग्रेजी भाषा क्यों सीखते हैं? जिन लोगों ने दुनिया में जाना है, कहीं बातचीत करनी है, कोई इंटरेक्शन करना है, बिजनेस करना है, अगर उसको एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगा. अगर मराठी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मराठी भाषा बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो महाराष्ट्र के अंदर आपने कम्युनिकेट करना है. अगर आपने आप बाहर निकल के बिजनेस करना है, दुनिया में और जाके अपनी कोई कार्रवाई करनी है, बिजनेस चलाना है, भारतवर्ष में आपको जाना है, तो जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ हिंदी है और यहाँ अंग्रेजी है. आपको ये 2 भाषा बिना सीखे आप हिंदुस्तान में कहीं पर ही ट्रैवल नहीं कर सकते. और अगर हम बोले हिंदी सिनेमा कहाँ पे है, बॉलीवुड महाराष्ट्र में है, उसको आप बोल दीजिए मराठी सिनेमा होना चाहिए, बंद कर दीजिए उसको. इसमें पॉलिटिक्स ही ज्यादा है, पॉलिटिक्स ज्यादा है. तो ये हमारे जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, उनको समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में मत पड़े. आपने देखा होगा ना, वो महिलाएं जब बात कर रही थी, पहले मराठी को प्रणाम, लेकिन जब वो बात कर रही थी बीच बीच में हिंदी निकल जा रही थी उनके मुंह से, तो उनको मतलब उनकी बोलचाल में हिंदी है, प्रॉब्लम बोलचाल में है. और एक बात और समझ लीजिए कि हिंदी भाषी जितने लोग हैं पूरे देश भर में, वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे. इस बात को भी कम्युनिकेट करना चाहिए. बिल्कुल. और जो लोग आज ये कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम स्टालिन जी के साथ, तो बाला साहब ठाकरे का पहला अभियान तो उन्हीं के खिलाफ था. और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रैप में मत फंसिए. महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग न तो हिंदी के खिलाफ है, ये महिलाएं जैसे हिंदी निकली आ रही थी, भाई वो तो निकलेगी ही, भारतीय भाषा सब निकलती है. ये कुछ लोग गुस्से में हैं, राजनीति का शिकार हैं, इनके साथ सहानुभूति. बिहार की हम लोगों ने काफी चर्चा की. बिहार में हमने इस एनकाउंटर के बारे में आपको बताया. ताजा सर्वे ये कह रहा है कि अभी काफी बढ़त में एनडीए दिखाई देता है बिहार चुनाव से पहले. उसकी चर्चा हमने की. एक विवाद रह गया था, ये उसकी बात भी कर लेते हैं. ये विवाद है चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव का. आपको याद होगा, एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे को लेकर के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे. तेजस्वी यादव ने कहा था चिराग पासवान तो मेरे भाई जैसे हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, सब बातें लोगों को करते थे. एक वक्त ऐसी चर्चा होती थी, क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले, याद कीजिए. लेकिन अब समीकरण बदल गए. चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हो गए हैं, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं. अब वो खुलकर कहते हैं कि हमारा गठबंधन जिताना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं सारी सीटों पर प्रचार करूंगा अपने गठबंधन के लिए. लेकिन उन्होंने ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ घटनाएं हुई, इसको लेकर अपनी सरकार की आलोचना भी की थी. उन्होंने कहा था कि ऐसे तो सरकार के ऊपर लोग सवाल उठाने लगेंगे अगर इस किस्म से अपराधी कार्रवाइयां होती रहीं, अपराध होते रहे. ये इस बात पर रिएक्शन मांगा जा रहा था तेजस्वी यादव से कि उन्होंने ऐसा कहा है. तो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर इस बार बड़ा सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये केवल एक अभिनेता है, एक एक्टर है, और ये एक्टिंग ही करते आए हैं, वही कर रहे हैं आज भी. इन्हें बिहार से, बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है. इनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान का. चिराग पासवान अपनी सरकार पर सवाल खड़े करें तो भी वो
तेजस्वी यादव को रास नहीं आ रहा है और जब वो तारीफ करेंगे तो क्यों ही आएगा। तो आपको सुनाते हैं इनकी बात। चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है, इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई की लेकर किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो। काम करना नहीं है, बकवास ज़्यादा करना। सब तो एक्टर सब है ना वहाँ, एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। तो एक्टर कह रहे हैं कि ये तो एक्टिंग है, एक्टर है, एक्टिंग ही करते हैं। वैसे ये खुद क्रिकेटर है, लेकिन अब लोग उनको गंभीर नेता के तौर पर देखते हैं। चिराग पासवान को क्यों वो इतना हल्के में ले रहे हैं त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरह का जनरेशनल शिफ्ट बिहार में हो रहा है, उसमें तेजस्वी को अब नीतीश कुमार तो कोई खतरा दिखते नहीं। नीतीश के बेटे निशांत तो उस तरह के राजनेता है नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग को अभी बहुत कुछ साबित करना है, लेकिन चिराग के पास इस तरह से पक्का वाला एक 5.5-6% का जो मतदाता समूह है, और उससे इतर एक बात समझने की, जैसे 2005 के बाद सवर्ण मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं ने नीतीश को अपना मान लिया, मतलब मान लिया कि ये हमारा अपना है, किसी भी पार्टी में रहे लेकिन हमारे लिए काम करता है। चिराग पासवान अपनी वो भूमिका तलाश रहे हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किल क्या है? उनकी पूरी राजनीति गैर यादव राजनीति पर टिकी हुई है। चिराग की कोई पासवान राजनीति पर अभी नहीं। ये दोनों फर्क समझिए बिहार की राजनीति में। तो चिराग पासवान भले तेजस्वी के सामने अभी 1/3 से भी कम दिखते हैं, लेकिन जब आप प्रभाव की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी कल की राजनीति में कोई ऐसी स्थिति बने कि भाई ठीक है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, कोई दलित मुख्यमंत्री बनाना है, या उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको लेना है, तो चिराग पासवान से बेहतर चेहरा कौन होगा? उससे तेजस्वी यादव को डर लगता है। लेकिन आपने जैसे खुद ही बताया, आधार में तो भी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो लगभग 40% के वोट के करीब की पार्टी है, 36-37% की। ये 5% 6% की पार्टी है। वो 36-37 तब है जब वो गठजोड़ में जाता चले, नहीं तो वो भी 22-23%। अच्छा चलिए 22-23 कर लीजिए। हाँ, तो अब इसको जरा आप समझिए, जब 20-22% वाली भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, नीतीश के पीछे, जैसे नीतीश तो फिर ऐसे 15-17% पर तो नीतीश भी है, तो नीतीश तो तेजस्वी जी से आधे नेता हो जाते या थोड़ा कम हो जाते, पौना हो जाते, लेकिन कितने हैं क्या? नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता हैं। एक बार कोई उस कुर्सी की तरफ जाता हुआ देखेगा। भविष्य का डर लग रहा है तेजस्वी को। चिराग पासवान को बहुत कुछ साबित करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं दूसरे तरह से सोच लिया, कुछ रणनीति उनके दिमाग में हुई, तो तेजस्वी के लिए अगला 15 साल भी जाने वाला है, ये चिंता है उनको। अगर चिराग किसी कुर्सी की तरफ बढ़ते दिखे आपने कहा, 100%। और ये ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। उप मुख्यमंत्री टाइप, उप मुख्यमंत्री मुझे तो बहुत आदर्श, इनको भाजपा में आना पड़ेगा ना? नहीं, जरूरत क्या है आने की? एक एमएलसी की सीट देनी है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देनी है। नहीं, मैं तो सोच रहा हूं ये कभी ये भी चर्चाएं थी, पार्टी मिला दो। नहीं, पार्टी में लाकर तो बहुत लाभ नहीं रह जाए। वैसे भी एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी में कितना भी बड़ा जाति का नेता, वो नेता नहीं रह जाता है।
जातीय पहचान के साथ नेता बने रहना है तो अपना अलग पार्टी अपनी जगह बनाए। लेकिन जिस तरीके से जैसे प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं अभी, प्रशांत किशोर के बारे में सर्वे भी दिखाते हैं, प्रशांत किशोर लोगों के मन मस्तिष्क में एक थोड़ी थोड़ी जगह बनाते जा रहे हैं कि हाँ, एक नेता है, चलो अच्छी बात करता है, अभी हमारे मतलब की बात ये कर रहा है। चिराग पासवान वैसे कोई माइंड कैप्चर, हार्ट एंड माइंड कैप्चर करने पाने में कामयाब हो रहे हैं बिहार के लोगों का, आपको लगता है? नहीं, उस तरह से भले ही ना हो रहे हों, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी में एक फर्क जो मुझे दिखाई देता है कि तेजस्वी ने जो अपने जाति का MY समीकरण का जो पूरा वोट बैंक बनाया वो तो ठीक है, लेकिन वो चिराग पासवान जैसे पासवान एक जाति के साथ नेता बने हुए 5% वोट के साथ, मगर उनको लेकर कोई अपर कास्ट में विरोध हो वो नहीं है। वो अपर कास्ट के नेता भले ही नहीं हो, लेकिन अपर कास्ट में तेजस्वी को लेकर विरोध हो सकता है, एक सोच में, मतलब कोई विरोध नहीं है, वो विरोध नहीं है, तो वो स्पेस उनके पास है। और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि बिहार में जनरेशनल चेंज हो रहा है। अब ये जो नई पीढ़ी है उसके बीच की लड़ाई है, और तेजस्वी को भी पता है कि नीतीश जी का तो मतलब बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग मुद्दा है, तो अब नीतीश जी के बजाय तेजस्वी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, ये सब जो लोग हैं, केवल एक जाति से बंधा नेता नहीं देखते आप चिराग को? चिराग को उसके पास जाति से बंधा हुआ वो वोट के हिसाब से है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस किसी और में नहीं हो ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी ताकत उसके पास, और ये शायद दिख रहा है तेजस्वी यादव को कि ये मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है भविष्य में, और उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना हो सकती है अगर वो सरकार बने। तेजस्वी एक तकलीफ हो रही है कि बिहार में ये खबर अंदर से आ रही है कि भाई चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अंदर से मिलकर चल रहे दोनों, प्रशांत किशोर चिराग पासवान के बीच एक अघोषित गठबंधन बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है भविष्य की राजनीति के अंदर। चिराग पासवान के कारण यह तेजस्वी यादव को यह एक परेशानी का लग रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर निकाल के लाए, बिल्कुल आप देखिए दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कभी प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोला है, ना प्रशांत किशोर चिराग के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, वो सिर्फ तेजस्वी पे हमला कर रहे हैं। और उसी का एक और आधार है कि जिस तरीके से मांझी और चिराग पासवान के बीच दलित वोटों की लड़ाई चल रही बिहार में, मांझी का बेटा पर्दे के पीछे तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए। मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन के बीच की लड़ाई बन चुकी है, युवाओं के आपसी लड़ाई। चलिए सर, मैं आप जरा कर्नाटक की खबर आपको देता हूं, इंटरेस्टिंग खबर कर्नाटक की। कर्नाटक में 2.5 साल वाला फॉर्मूला है या नहीं, लेकिन ये मुसीबत बनता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। 2-3 अपडेट इसको लेकर के। DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, वो इस वक्त दिल्ली में हैं, और इनके पक्ष के लोग ये कहते हैं कि 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात हुई थी, नवंबर में वो वक्त खत्म हो जाएगा सिद्धरमैया का, ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुर्सी DK शिव कुमार को मिलनी चाहिए। ये विवाद उठा, इस पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा है, आपको संशय क्यों है? इस पर रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी इंचार्ज हैं, उन्होंने भी कहा कि सिद्धरमैया 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, मामला खत्म हो जाना चाहिए था। मामला किसने बढ़ाया? मामला बढ़ाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिन्होंने कहा कि आला कमान सब, हाई कमांड सब जानता है, और हाई कमांड क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि भाई ये विवाद है भी या नहीं है। अब DK शिव कुमार दिल्ली आए हैं और कल सिद्धरमैया दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने दिल्ली आने की वजह अपनी कोई ऑफिशियल कमिटमेंट बताई है। DK शिव कुमार ने कहा है कि मुझे अपने किसी मंत्रालय के काम से केंद्र में जो जल संसाधन मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, उनसे मिलना है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे एक एयर शो के सिलसिले में रक्षा मंत्री से मुलाकात करनी है। लेकिन उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप DK शिव कुमार से, क्या आप वहां जा रहे हैं तो क्या अपनी पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात करेंगे? तो उन्होंने कहा वो तो हमारे लिए मंदिर है, तो हम जब दिल्ली जा रहे हैं तो मंदिर में माथा तो टेकेंगे, तो मतलब वहां वो जाएंगे। खबर ये भी है कि बोर्ड और कॉरपोरेशन में नियुक्तियों को लेकर के भी घमासान चल रहा है वहां पर, और ये मामला जो है अब गांधी परिवार के दरबार में अब पहुंचने वाला है। तो जो कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि आला कमान, हाई कमान सब जानता है, तो हाई कमान कांग्रेस गांधी परिवार ही है। वहां शायद इन दोनों की एक बार फिर आमने सामने मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये विवाद अब है या नहीं, सवाल ये है, और क्या DK शिव कुमार इस विवाद को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। हमने ये भी आपको बताया था कि DK शिव कुमार के पीछे जो ताकत है वो कहते हैं वो सोनिया गांधी है। ये कमिटमेंट सोनिया गांधी का था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि राहुल गांधी सिद्धरमैया को पसंद करते हैं, ऐसा जानने वाले लोग इन दोनों को वो बताते हैं। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट आया। मैंने आज एक लेख पढ़ा जिसमें त्रिपाठी जी का भी योगदान था, और उसमें आपने ये कहा है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बिल्कुल, लीडरशिप चेंज को लेकर के, क्योंकि उनको अपने बेटे का नंबर लगाना है। उनके प्रियांक खड़गे किसी तरह जो है ये इन दोनों की लड़ाई में उनका फायदा हो जाए। उसी लेख में एक दूसरे एनालिस्ट या पत्रकार जो थे, उन्होंने ये कहा था कि बेटा नहीं,
खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का दाव लग सकता है अगर ये झगड़ा इन दोनों के बीच के बढ़ गया? देखिए, कर्नाटक की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे को हमेशा ये लगता है कि जितना संघर्ष उन्होंने किया है और जितना कांग्रेस को उनको देना चाहिए था वो नहीं मिला। ये तो अच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको धुप्पल में मिल गया, इसको समझिए। कोई खड़गे जी चयन नहीं थे, वो तो दिग्विजय सिंह कूद न गए होते, अशोक गहलोत ये न कहते कि अध्यक्ष के साथ हम मुख्यमंत्री की कुर्सी रखेंगे, तो अशोक गहलोत को ही बनाया जाना था राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंतिम समय में ये कुदाया गया और एक तरह से कहें कि वो कहावत कही जाती है, इसमें कोई बुरा मत मानिए कि वो बंदर की लड़ाई में बिल्ली क्या होता है लेके चली जाती है, तो इस तरह का हुआ। लेकिन खड़गे जी के मन में हमेशा ये रहा कि मुझे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब उनको लगता है कि उससे वो बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि जहां वो खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अब पिछले कुछ वर्षों में बहुत रणनीतिक तरीके से उन्होंने प्रियांक खड़गे को उस भूमिका के लिए तैयार किया। आपको याद होगा जब सनातन पर हमले वाला सब कुछ चल रहा था तो ए राजा और उदयनिधि जो स्टालिन है उनके जैसा ही बयान प्रियांक खड़गे ने दिया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राक्षस और क्या क्या कहा, मोदी आ जाएगा तो सनातन, ये सब एक तरह से कहें तो प्लीज करने के लिए किसको? राहुल गांधी। तो ये पूरी तैयारी थी और अगर ये झगड़ा नहीं चलता रहेगा तो खड़गे पिता पुत्र की कहीं भूमिका नहीं बनेगी। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सब शांति न हो, इसमें खड़गे जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो खड़गे जी मतलब खड़गे जी को बनना है जज और वो बन रहे हैं इसमें पार्टी बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो आपको याद होगा पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो खड़गे साहब को बनना था मुख्यमंत्री, करीब करीब तय ऐसा ही था कि वो, और उन्होंने तो कम से कम तय कर ही मान ही लिया था पिछली सरकार में जिसमें सिद्धारमैया पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और वो उस समय पार्टी हाईकमान, जिसको वो नहीं जानते कि वो क्या सोचता है, उस समय भी उनको नहीं पता था कि वो हाईकमान क्या सोचता है। ठीक, सॉरी। तो उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। और अभी क्या, कर्नाटक उनका होम स्टेट है। देखिए, होम स्टेट से कनेक्ट होता है। अभी सारी स्टेट हम होम स्टेट्स की कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ नड्डा जी को हिमाचल पसंद है, नड्डा जी को हिमाचल पसंद है। तो बात यह है कि अब वहाँ पर वो समझते हैं कि सिद्धारमैया और इनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद चलता रहे। तो एक तो वो भूमिका में रहेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक ये भी बात है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सिद्धारमैया के साथ खड़े रहे थोड़ी देर तो राहुल गांधी के साथ भी उनको खड़े रहने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रियांक खड़गे को इस लड़ाई में अभी कुछ बहुत मिलने वाला है। और इसकी संभावना भी मुझे कम लग रही है कि जो पार्टी हाईकमान है, वो पार्टी हाईकमान मतलब गांधी परिवार, तो वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को आमने सामने बैठा कर कोई काम करेगा। वो उनकी अलग ही स्ट्रेटेजी चलती है कि वो दोनों अलग अलग पटरियों की तरफ। लेकिन दोनों दिल्ली आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे। एक से अलग मुलाकात होगी, एक से अलग मुलाकात होगी। हो सकता है कि फिर सुरजेवाला जी से भी मिलेंगे सिद्धारमैया। उन्होंने कहा मुझे मिलना तो बैंगलोर में था लेकिन अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में मिल लूंगा उनसे। सुरजेवाला जी एक अलग भूमिका में हुए थे, वो अलग भूमिका में, वो एक अलग हाईकमान है ना। वो अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं, वो अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं और विधायक खुल के कह रहे हैं इसमें डीके शिव कुमार गुटके की साहब बदलिए, करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, विधायक अपने कांग्रेस पार्टी के लगा रहे हैं सिद्धारमैया की सरकार के ऊपर। हाउसिंग डिपार्टमेंट में मकान नहीं मिलता जब तक पैसे ना दो, रिश्वत ना दो, इस किस्म के आरोप लगा रहे हैं। तो मामला है तो गंभीर। लेकिन फिर वही सोचिए विवाद क्यों है, आप फिर कहेंगे फिर विवाद क्यों। सुरजेवाला ने कहा सिद्धारमैया 5 साल मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया ने खुद कहा मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अब अगर कोई ये मुद्दा उठाएगा तो हम उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और खड़गे साहब कहते हैं कि ओबीसी कार्ड ओबीसी कार्ड महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा नहीं जो कास्ट सेंसस हुआ है, कास्ट सर्वे जो किया है, उसमें उन्होंने बता दिया कि रिलीज नहीं कर पा रहे। लेकिन सर मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों का मानना यह है, कांग्रेस सोर्सेस के हवाले से जो लोग बताते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि इस वक्त मुख्यमंत्री बदला जाए, 5 साल सिद्धारमैया ही रहें। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कास्ट सेक्टर उनके साथ एक बड़ा मामला जुड़ा हुआ है और डीके शिव कुमार की जो छवि रही है, गिरफ्तार हुए, जेल गए करप्शन को लेके, लेकिन डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षा तो है, प्रदेश अध्यक्ष है वो अभी भी। प्रदेश अध्यक्ष के उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनसे सोनिया गांधी ने अगर कमिट किया था कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या आगे आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाएगा, तो डीके शिव कुमार को लग रहा होगा कि भाई अब 2.5 साल होने को आ रहे हैं तो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सिद्धारमैया मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके बेटे के भविष्य को लेकर, और वे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि 5 साल तो मैं मंत्री रहूं, लेकिन उसके बाद जब सरकार आए तो डीके शिव कुमार की जगह खड़गे साहब का बेटा दलित के नाम पे मुख्यमंत्री बने, डीके शिव कुमार फिर भी चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग बने रहे।
तो मुझे लग रहा है कि कर्नाटक की स्थानीय राजनीति एक बड़ी भूमिका इसमें निभा रही है। फिलहाल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस समय कर्नाटक से उनको हटाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जितनी भी राज्य सरकारें आप देखिए, वहां मुख्यमंत्री को लेके, हिमाचल है वहां अलग झगड़ा चलता रहता है प्रदेश अध्यक्ष में मुख्यमंत्री के बीच में। सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां कम से कम रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। हाँ, लेकिन कोई स्थानीय संगठन ऐसा नहीं है वहां पर जो उनको चुनौती दे सके। असली चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा विस्तार में करें। असली मसला ये है कि भैया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खेमा तेज दनादन लड़ रहा है। असली खबर बस वहां है, वो दिख नहीं रहा है। वो उनकी सोशल मीडिया टीम में झगड़ा हो रहा है, वो उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में झगड़ा हो रहा है, वो उनके मुख्यमंत्री के दावेदारों में झगड़ा हो रहा है। हर राज्य में बाकायदा वर्टिकल डिवीजन है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। असली तो कांग्रेस का वो मसला है। कर लीजिए डीके शिव कुमार, मतलब असली तो वो मसला है, कर लीजिए चर्चा। नहीं है, मैं तो कर ही रहा हूं। मेरा ये मानना है कि ये नहीं हो सकता है। प्रियंका गांधी असर्ट कर रही है, मतलब अगर नहीं कर रही होती, वो हर बार कहती हैं, कुछ समय बाद जब दिखेंगी तो कहेंगी कि हमारा भाई इतना लड़ रहा है, उसको हजारों करोड़ देकर खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन उनके जो लोग हैं वो हमला कर रहे हैं, जो राहुल गांधी की टीम है। राहुल गांधी की टीम के लोग प्रियंका के लोगों को किनारे करिए। कोई उदाहरण दीजिए। नहीं, सोशल मीडिया में भी जो युद्ध चल रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ठीक है, हमारी व्यक्तिगत तौर पर लगे कि कौन सी बात सही कर, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने IT सेल को जिंदा किया है। लेकिन जो प्रियंका के पक्ष के लोग हैं वो एकदम सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर हमलावर हैं। वो कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो सब उसमें सवर्ण भरे हुए हैं, दलित कहाँ है, पिछड़े कहाँ है। अच्छा। बड़ी भयानक राजनीति। ये लोग ये पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी से जुड़े लोग उनसे जुड़े लोग पूछ रहे हैं। तो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कहें कि जैसे कहते हैं ना कि अब इस वक्त सबको लग रहा है कि ये चेंज जरूरी है, ये इस वक्त का कुछ अवसर है। और जो राज्यों में लोग हैं वो उस वक्त भी वही हुआ था, पहले भी तो जो मध्य प्रदेश हुआ, जो राजस्थान होते होते रह गया, उसके पीछे यही सब था। चलिए इस पर आगे लेकिन डीके शिव कुमार मानेसर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये मुझे जानना। डीके शिव कुमार मानेसर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विधायक तो बताते हैं इनके पीछे हैं, ऐसा नहीं। उतने विधायक होने चाहिए ना। सचिन चलिए, अच्छा सर, समय चला जाएगा। एक और विवाद की बात मैं आपसे करता हूँ। ये खबर इसकी, ये मतलब इसकी जो युद्ध भूमि है वो एक्स है, सोशल मीडिया है। और इसके जो दोनों पार्टियां हैं वो है किरण रिजिजू जी, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जी। किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू दिया एक अखबार को, और उस इंटरव्यू को उन्होंने ट्वीट करते हुए उसके ऊपर ये लिखा कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर माइनॉरिटीज गेट मोर बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शंस देन मेजॉरिटी कंट्री। भारत इकलौता देश है जहां पर माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज्यादा सुविधाएं, लाभ और प्रोटेक्शन यानी संरक्षण मिलता है। आगे आर्टिकल में उन्होंने यहां तक कहा है कि हिंदू को जो, नाम ऐसे ही कहा है जैसे मैं बोल रहा हूं, हिंदू को जो मिलता है वो मुसलमान को मिलता है, लेकिन जो मुसलमान को और मिल रहा है वो हिंदू को नहीं मिलता। मतलब माइनॉरिटी के पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा प्रोटेक्शन है हिंदू मेजॉरिटी से ज्यादा। ये उनका एक निचोड़ है, बाकी उसमें और बहुत सारी बातें हैं। ये इस पर फिर पहला वार किया असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने लिखा कि आप किरण रिजिजू जी भारत सरकार, भारत गणराज्य के एक मंत्री हैं, कोई मोनार्क, कोई बादशाह नहीं है। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि अब ये बात थोड़ी ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं हमको बेनिफिट मिलता है, हमको रोज पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी, रोहिंग्या कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि हमको बेनिफिट मिलता है, हमको किडनैप करके बांग्लादेश में धकेल दिया जाता है, बांग्लादेशी बता करके, आप कह रहे हैं कि हमको हिंदुओं से ज्यादा मिलता है। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, ये हमारे लिए कौन सी वो बात है। फिर और बातें करते 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 ये हुआ, किरण रिजिजू ने उनको जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो आसपास के और देशों से मुसलमान भारत क्यों आना चाहते हैं, और भारत का मुसलमान कहीं माइग्रेट नहीं करता। इसका मतलब दुनिया के मुसलमानों को लगता है कि भारत बहुत अच्छी जगह है मुसलमानों के लिए रहने के लिए। फिर इस पर किरण अगला जो मौका था वो असदुद्दीन ओवैसी का था। यहां उन्होंने जो बात कही ये थोड़ी ज्यादा हो गई। उन्होंने ये कह दिया कि हम अब भारत में सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं रहे मुसलमान, हम हॉस्टेज हो गए हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं। और इतने मैसेकर हुए हमारे दिल्ली, जम्मू, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली, उसके बावजूद हम यहां पर रहते हैं। भारत की तुलना आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों से मत कीजिए, भारत बड़ा महान देश है। लेकिन उनका यह कहना कि हम अब मुसलमान एक तरीके से हॉस्टेज होकर के हिंदुस्तान में रह रहा है, इस पर क्या, मैं तो चाहूंगा इस पर जनरल साहब कुछ कहें। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, भारत से ज़्यादा सुरक्षित देश पूरी दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई मिनॉरिटी हो। हिंदू तो है, मेजॉरिटी है, लेकिन वो मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो एक सहमा हुआ मेजॉरिटी है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है? हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है,
चाहे उसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सिख हो, इनको पूरी हिफाजत मिलती है, इनको पूरे बेनिफिट मिलते हैं जो आज के दिन हिंदू को नहीं मिलते हैं। अगर हिंदू के टेम्पल्स की अगर बात कर ले, जितना पैसा गवर्नमेंट टेम्पल से उठाती है, स्टेट गवर्नमेंट से उठाती है, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? हिंदू को नहीं मिलता। वो सारा बेनिफिट किसको जाता है? मिनोरिटीज को जाता है, हज यात्रा के लिए जाता है, इनके डेवलपमेंट के लिए जाता है, वो कहीं भी हिंदू के वेलफेयर के लिए नहीं जाता है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर रिजिजू ने बोला कि जो बेनिफिट हिंदू और मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मुसलमान को मिलता है हिंदू को नहीं मिलता है। आप वक्फ बोर्ड की ले लीजिए, आपका कोई हिंदू बोर्ड है क्या कि जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रख दे उसकी हो जाए? तो ये बहुत सारे मुद्दे आप हैं। सहमत हैं रिजिजू जी की बात से? बिल्कुल सहमत हूं मैं। और जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, मुस्लिम जितने हैं, जितने आज़ाद हैं, जितनी इनको यहाँ छूट है, जितनी इनको हक है भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, बांग्लादेश के अंदर नहीं है। और ये किसी और दुनिया में चले जाएं, इतनी इसको छूट, इनकी जो फ्रीडम है कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप उनसे सहमत हो सकता है, बहुत से लोग आपसे सहमत ना हो। एक बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन ट्रंप की टैरिफ वॉर थमी नहीं है। अभी भारत भी बड़ा संभल कर चल रहा है। ट्रंप ने कहा यह है कि हमने कुछ देशों के साथ, बड़े देशों के साथ डील कर ली है, ट्रेड डील। वो देश कौन से हैं? वो देश है चीन, वो देश है यूके, ब्रिटेन, और तीसरा देश है भारत। ट्रंप ने अपने रिपोर्ट मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारी चाइना से डील हो गई है, यूके से डील हो चुकी है, और भारत से बहुत जल्द हमारी डील होने वाली है, लेकिन बाकी लोगों से हमारी बातचीत हुई लेकिन डील नहीं हो पाई। तो अब उनको चिट्ठियां भेज रहे हैं, और उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उस चिट्ठी की भाषा बड़ी मजेदार है। जैसे उन्होंने भी एक जापान को चिट्ठी भेजी, तो जापान को चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आपका बड़ा सम्मानित देश है, हमारे आपके बहुत पुराने संबंध हैं, आपके साथ व्यापार करके हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो शुरुआत में भाषा में ऐसा लगेगा कि अरे आगे बहुत अच्छी बात कुछ कहने जा रहे हैं। आप फिर ये कहते हैं आपका बड़ा स्वागत है हमारे देश में आकर व्यापार करने के लिए, लेकिन अब आपके ऊपर हम इतना इतना टैक्स लगाएंगे, और आगे फिर अपनी लंबी चौड़ी कहानी वो बताते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भारत उन चिट्ठियों को, जिन देशों को जा रही है, उस लिस्ट में भारत नहीं है। भारत की ट्रेड डील होने वाली, लेकिन अभी हुई नहीं है। भारत के ऊपर इन्होंने 26% अतिरिक्त टैक्स का ऐलान किया था, जब इन्होंने बहुत सारे 70-80 देशों पर टैक्स लगाया था आने के बाद। फिर उन्होंने कहा था कि हम इसको होल्ड कर लेते हैं, और 9 जुलाई वो फाइनल तारीख है जब इन्होंने कहा कि तब तक आप ट्रेड डील कर लीजिए, वो खत्म होने वाली 9 जुलाई आने वाली है, वरना फिर उसके बाद फिर ये जो 26% टैक्स है ये लागू हो जाएगा। और इसके ये है ओवर एंड अबव द 10% बेसिक बुनियादी टैक्स जो है, 10% तो है ही, उसके ऊपर 26%, तो नहीं माफ कीजिएगा 10% है, उसके ऊपर 16%, टोटल 26% है। भारत का भी एक स्टेटमेंट आया था इस बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का। उन्होंने कहा था कि हम किसी डेडलाइन से बंधकर भारत के हित से समझौता नहीं करेंगे, ना हम दबाव में कोई ट्रेड डील करेंगे। तो मामला कहीं अटका हुआ है क्या? सवाल यह है। 2-3 बातें निकल के सामने आएंगी। भारत ने कुछ रेड लाइंस खींच दी हैं। वो रेड लाइंस हैं गेहूं, चावल और डेयरी, इन दुग्ध उत्पाद। इन क्षेत्रों के अंदर भारत अमेरिका के कंपनियों को, उत्पादों को बिल्कुल आने देना नहीं चाहता, क्योंकि ये सरकार के लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि ये सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, और हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो खेती भी करती है और वो पशुपालन से जुड़ी हुई है। तो अगर अमेरिकी गेहूं, अमेरिकी चावल, अमेरिकी पनीर, अमेरिकी और तमाम तरीके का सामान ये भारत में आ गया, तो यहाँ पर उस वर्ग को तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ इस वक्त जो है मामला जो है अटका हुआ है। भारत कुछ चीज़ों के लिए अमेरिका में पूरी छूट चाहता है, जैसे वो भारत ये कहता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उन पर आप कोई टैक्स नहीं लगाएं, 0 टैक्स लगाएं। भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स का सेक्टर है, उसके ऊपर टैक्स आप मत लगाइए। तो क्या अमेरिका इस पर राजी होगा? ये भी बात है। टेक्सटाइल को लेकर के भी दोनों देशों के बीच इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत वो अपना कॉटन बेचना चाहता है, और भारत को इस ठीक लगता है कि आप अपना कॉटन हमको दीजिए और हम उस कॉटन से कपड़ा बनाएंगे और आप ही को बेचेंगे। तो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और ये इस ट्रेड डील में बातचीत का पहला दौर है, और बातचीत खत्म हो चुकी है। अब भारत ने कह दिया है बॉल इज इन अमेरिकाज कोर्ट। अब यूएस को डिसाइड करना है। हमने बातचीत खत्म करके अपनी बातें कह दी हैं, अब देखिए कि अमेरिका इस पर क्या कहता है। लेकिन पॉजिटिव संकेत है जो ट्रंप ने आज कहा कि हमारी डील होने वाली है, मतलब ये बातचीत समझौते की तरफ बढ़ गई। त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो हमें हमेशा लगता है कि हम
उसकी शर्तों पर झुकेंगे या दबेंगे। अमेरिका की सारी जो पिछले 3-4 महीनों की या 6 महीनों की कोशिश है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, यानी जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कि किसी तरह से भारत को टेबल पर बैठाएं और हम उनको अपनी शर्तों पर ले आए। क्योंकि अमेरिका अपने यहाँ एग्रीकल्चर, डेयरी या कहें कि जो इस पूरे एग्री सेक्टर में जो प्रोसेसिंग है उस पर बड़ा निवेश कर चुका है, सब्सिडी वहां बहुत ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो भारत का मार्केट खोलना चाहता है। भारत के लिए क्या है कि भारत के पास ये मार्केट पहले से ही इतना, जिसको कहें कि ओवर फ्लडेड है, अपना उनका सेल्फ सस्टेन मॉडल है और उनके अपने किसान, उनका अपना डेयरी सेक्टर है जिसको लगातार क्वालिटी के तौर पर बेहतर कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ हम देख रहे हैं। दोनों का जो फर्क है, अब ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उसका पूरा वो प्रोडक्ट वो भारत के बाजारों में आए, भारत उसको रोकना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि प्रोसेस, तो प्रोसेस्ड इधर से ये चीजें जाएंगी, लेकिन जो जिसको हम आज के समय की चीजें कह रहे हैं, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर या हब पूरी तरह से शिफ्ट होगा, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से व्हाइट गुड्स कह लीजिए, एफएमसीजी कह लीजिए, ऑटोमोबाइल कह लीजिए, मोबाइल फोन कह लीजिए, वो यहां से जो बन के जाएगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा, जिसका अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। और वो कहां का कंज्यूमर है? अभी वो चाइना का कंज्यूमर है। यानी कोई भी कंपनी बना रही हो, अमेरिकी कंपनी बना रही तो चाइना से ले जाकर वहां दे रही। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइना से भारत आने के बीच में वो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में वापस ले जा पाए। तो दो तरह की लड़ाई, एक भारतीय मार्केट में एंट्री, दूसरा भारतीय मार्केट से जो मैन्युफैक्चर होकर जाए उसमें वो टैक्स के तौर पर कटौती करे। तो ये लड़ाई है। ये आपने बड़ी अच्छी चाइना वाला जो इसमें एंगल दिया, इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर, इसी समझौते में भारत एक इस चीज पर इंसिस्ट कर रहा है कि आप हम पर जो भी टैक्स लगाएं, वो चीन के साथ जो आपका टैक्स हुआ है, अब जो करार हुआ है, उसमें 10 से 15% का अंतर होना चाहिए। मतलब हमारी मार्केट 10-15% फेवरेबल होनी चाहिए ताकि हमारा सामान ज्यादा मुफीद हो। ये तो आखिरी है, ये जिसको कहते हैं कि जब कुछ नहीं होगा तब ये भारत चाहेगा। भारत इस वक्त ये नहीं चाह रहा है कि जैसी ट्रेड डील वियतनाम के साथ कर ली, जिसमें ट्रांसशिपमेंट को वेग कर दिया है, कोई परिभाषा नहीं है, यानी वहां से आने वाले माल को कैसे वो ट्रीट करेंगे, उस पर कैसे टैरिफ लगाएंगे, वो अमेरिका तय करेगा। ऐसे ही ब्रिटेन के साथ भी उन्होंने डील की है, जो 2 डील अभी तक हो पाई है, वो भारत नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि 20 से 25% तक का टैक्स उनके अलग अलग उत्पादों पर लगे। अगर वो नहीं होता है तो चीन से 10% कम से कम हम नीचे हो। और एक जरूरी बात समझने की है, जो लोग इसको डील को समझे कि कहां फंसी हुई, RCEP जब था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एक तरह से कहें कि ये पूरे एशिया के देशों में, उसमें लास्ट मिनट में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा कि हमको इससे बाहर निकलना है, हम नहीं जा सकते। यानी जो न्यूजीलैंड है, जो दुनिया के दूसरे देश है, उनके लिए हम अपना डेयरी और एग्री सेक्टर खोलने को तैयार तब भी नहीं थे। चाइना को हम बैकडोर से एंट्री तब भी नहीं दे रहे थे, अब भी नहीं देंगे। ये जो देश है, ये देख लेंगे, इनमें आपका नाम नहीं है। बांग्लादेश पर 35% है, कंबोडिया 36%, इंडोनेशिया पर 32%, जापान पर 25% टैक्स लगाया है, मलेशिया पर 25% लगाया है, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%। तो ये इनमें से बहुत सारे देश कई मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। तो अब ऐसे में अगर अच्छी डील मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि बाकी का सामान महंगा बिकेगा और आपकी अगर डील हो जाती है तो आपका सामान सस्ता बिकेगा। अब मैं अगली खबर पर जा रहा हूं राज, क्योंकि है खबरें ज्यादा। अगली खबर जुड़ी है ट्रंप से ही जुड़ी हुई। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, अब उनकी चाहत तो है ही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया की बहुत बड़ी देश जो हैं वो भी तुल गए हैं कि इनको दिलवा ही दो किसी तरीके से। अभी पाकिस्तान ने कहा था, क्या पाकिस्तान के कहने का कोई मतलब नहीं कि इनको नोबेल पीस मिल जाए। अब इजराइल ने भी औपचारिक तौर पर नोबेल कमेटी को एक पत्र लिख करके डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। मिलने के लिए पहुंचे थे अभी नेतन्याहू अमेरिका में, उनका प्राइवेट डिनर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस बातचीत से पहले इन्होंने वो उसकी चिट्ठी, वो जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है नॉमिनेशन की, वो चिट्ठी उनको दिखाई और ट्रंप ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो बड़े सरप्राइज हैं। ओह दिस इज वेरी नाइस। तो पता सब होगा उनको, लेकिन उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है आपने ऐसा किया, मुझे तो नहीं मालूम था। तो अब नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि इनको मिले। अब ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि साहब क्या अब ट्रंप ने ऐसा क्या कुछ काम किया है, कारनामा किया है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। बहरहाल 2 देश जो है नॉमिनेट कर चुके हैं, पाकिस्तान और इजराइल। दत्ता जी। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि जो डिज़ायर थी ट्रंप साहब की कि वो चेयर में आते ही दुनिया के अंदर जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, उनको रुकवा देंगे।
और उन्होंने पहल शुरू करी रशिया यूक्रेन के साथ, और काफ़ी चर्चा भी उनकी रही पुतिन के साथ। और क्योंकि बीच बीच में यूक्रेन अपना गेम खेलता चला गया और जो उसने जो रशिया के खिलाफ कार्रवाई करी उससे पुतिन जो नाराज हो गया। अभी जो भी कार्रवाई रशिया यूक्रेन में चल रही है उसके कारण चल रही है क्योंकि यूक्रेन वो चीज़ को नहीं माना और उसने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। और उसके साथ साथ में अगर आप ये मिडिल ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें, अब्राहमिक अकॉर्ड का जो पहल कराई थी ट्रंप साहब ने, जिसके अंदर तकरीबन सारे देश जो हैं वो मानने को भी तैयार हो गए थे, अभी दोबारा उसको एम्फसाइज किया जा रहा है ताकि पूरे खित्ते के अंदर एक शांति हो जाए। वो बहुत बड़ा काम होगा सर, बिल्कुल, अगर इब्राहिम अगर वो हो जाएगा। और अभी अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देने की बातचीत कर रहा है। वो जो लंच खिलाया था मुनीर को उसके अंदर उसको ये भी बोला गया था, बेटा आप इसको जो है मान्यता दे दीजिए, स्वीकार करो, मान्यता इजराइल को दे दीजिए। ये चर्चा सर पाकिस्तान के अंदर लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पाकिस्तान भी इजराइल को उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग उठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी जो इजराइल को इनको मान्यता नहीं देनी। लेकिन सर ये काम होगा नहीं कभी, कैसे वो मतलब फिलिस्तीन की बात करना कैसे छोड़ देगा पाकिस्तान? अभी उसका उदाहरण फिर दिया पाकिस्तान के अंदर ही लोगों ने कि जिया के टाइम में 25,000 फिलिस्तीनी मारे इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, जॉर्डन उस समय जो था। तो ये जियोल हक ने किया था। तो वही अगर जियोल हक फिलिस्तीनियों को तब मार रहा था तो अभी तुम्हारी कौन सी प्यार मोहब्बत है कि हमें फिलिस्तीन बड़े प्यारे हैं, इजराइल जो ज्यादती कर रहा है, ये सारा दिखावा है। पाकिस्तान अपने हित में अगर उसको अमेरिका से मदद मिलती है और इजराइल से थोड़ी छानकाट हो जाती है तो उसके लिए बहुत फायदे का सौदा है। एक्चुअली ये बड़ी वजह है जो नेतन्याहू ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है। ईरान वो तो अलग इशू है। इब्राहिम अकॉर्ड जिसकी शुरुआत ट्रंप ने की, उसका मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में, अरब मुस्लिम दुनिया में इजराइल को बाकी सारे मुस्लिम मुल्क स्वीकार कर लें, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लें, उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं इजराइल के साथ बाकी मुसलमान देश, तो एक दुनिया के बड़े हिस्से से झगड़ा खत्म हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब को लगभग तैयार कर लिया गया था। अगर इनके ऊपर हमला ना हुआ होता 7 अक्टूबर 22 वाला, तो 22 या 23 वाला, तो अब तक सऊदी अरब के साथ दोस्ती हो गई होती इजराइल की। सऊदी अरब दोस्ती कर लेगा तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क पीछे पीछे चल देंगे, दबाव बन जाएगा। तो इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए नोबेल पीस प्राइज आपने ऐसे कहा कि ऐसा क्या कर लिया, तो गांधी ने ऐसा क्या नहीं किया था जो उनको नहीं मिला? इसलिए ये सवाल ही मतलब नहीं है ना। सवाल है कि क्या ज़रूरत बन रही है, क्या स्थितियाँ बन रही है। और ट्रंप साहब जब से इस बार आए हैं तब से तो उनका मकसद ही है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही चुनाव से पहले भी कहा कि एक बात कह दूं, आपने गांधी को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, ओबामा को मिल गया। ओबामा जिनको गुरु मानते थे, अब्राहम नहीं वो जो उनके अश्वेत हितों के लड़ने वाले जो थे अमेरिका में, मार्टिन लूथर किंग, उनके गुरु मार्टिन लूथर किंग के गुरु गांधी। तो गुरु के गुरु को नहीं मिला, इनको मिल गया। मैंने कहा ना ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ने माफी मांग ली गांधी को न देने का, उन्होंने माफी मांगी है। वो तो ठीक है, आज उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देखिए इजराइल की अपनी परेशानी यही है कि मिडिल ईस्ट में, और ये सारा जो अब्राहम अकॉर्ड का बहुत महत्वपूर्ण बात दत्ता साहब ने भी कही, वो एक बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाला है अगर उस पर काम हो जाए और किस तरह से उस पर मसला हो रहा है। पाकिस्तान पर मैं इतना कोई शक नहीं करता कि वो इजराइल की बात को नहीं मानेंगे। वो तो अमेरिका जो कहेगा उनके इंटरेस्ट में क्या है कि अमेरिका के साथ उनका एक ठीक से दोस्ती बने। अब लंच भी कर लिया, और क्या चाहिए आपको? लंच करा दिया, ये तो बड़ी बात होती है ना। ट्रंप साहब के साथ लंच किया जनरल ने, तो वो बड़ी बात है। लंच करने सुना कोई और भी गया था वो खबर में बता नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन इशारा कर रहा हूँ, सोचिएगा इसके बारे में। लेकिन वो हुआ नहीं था लंच हाँ, खैर वो अलग इशू है। और इजराइल को लेकर अमेरिका को और ईरान का जो सारा झगड़ा हुआ है, तो उसमें इजराइल को जिस तरह से सपोर्ट किया है अमेरिका ने, तो जाहिर है कि नेतन्याहू साहब को ये करना ही पड़ेगा। और ये सारे इंटरेस्ट की बात है ना, पर्सनल। अरे ये भी रिश्वत ही है, किस्म रिश्वत ही है। जैसे कतर ने जहाज दे दिया था, ये सब नॉमिनेट कर रहे हैं। ट्रंप इतने उतावले हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए कि अगर उनको लगेगा तो वो क्या टैक्स में भी रिबेट कर देंगे किसी राष्ट्र को कि भाई मुझे नॉमिनेट कर दो, मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। वो भी हो सकता है, वो लेटर भेज दो, ट्रेड डील में भी आ सकता है ये काम। इजराइल ने दे दिया है, ईरान से भी वो लेटर लिखवा देंगे। एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है ट्रंप ने कि वो चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, ईरान के लोगों में खुशहाली हो, और ये जो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं
वो बड़ी सख्त सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, वो डिजर्व नहीं करते हैं। अगर ईरान अपना रास्ता बदलता है, पीस की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, इस इलाके की खुशहाली चाहेगा, तो वो उसके खिलाफ। आप कुछ बोल रहे थे अगली खबर? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, दे दो ना। अरे यही मान के दे दो कि तालिबान के यहाँ से अमेरिका किसी तरह जान बचाकर भागा, यही मानकर दे दो कि 4 साल उस आदमी रहा तो कहीं दुनिया में युद्ध नहीं हुआ। अभी भी वो कम से कम युद्ध तो कहीं नहीं कर रहा है, और बंद करवाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, ट्रंप का तरीका थोड़ा विचित्र है और वो सचमुच इतने ताकतवर देश की कुर्सी पर बैठकर ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर आज के पैमानों पर देखें तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को दे देना चाहिए नोबेल पुरस्कार। हो सकता है कि इसके बाद ही कुछ स्थिरता आ जाए। कई बार आदमी कहते हैं ना कि ये जो यश का मोह है वो सब पर भारी पड़ता है, वो ऐसे व्यवहार करा रहा हो। चलिए ठीक। पाकिस्तान की अभी चर्चा की, पाकिस्तान से जुड़ी खबर आपको देता हूं, और ये बड़ी किसी देश के लिए बदनामी की खबर है। पाकिस्तान को लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अब नई मुसीबत है उसकी नेवी। पहले तो इसकी फौज, पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने सरेंडर किया, इनके डीजीएम ने फोन करके कहा भाई मारना बंद करो। अब पाकिस्तान की नेवी का संकट गहरा होता जा रहा है। इस 4 दिन के युद्ध में नेवी खुले तौर पर तो कहीं नहीं आई, लेकिन भारत की नेवी तो पूरी तरीके से एक्शन में थी और बताया गया कि हम तो पूरी तरीके से तैयार थे। अभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो 9 जगहों पर जो हमले हुए थे आतंकवादी ठिकानों पर, उसमें नेवी का भी कुछ योगदान था, नेवी का भी रोल था उसके अंदर। पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है? पाकिस्तान की नेवी खड़ी है, वो अपने बंदरगाह पे, अपने पोर्ट पर खड़ी है, वो समंदर में जा ही नहीं रही है, ये खबर है। तो पाकिस्तान की नेवी को क्या हो गया है? पाकिस्तान की नेवी का जो बेड़ा है, उसके जितने जहाज हैं, कुछ तो बहुत पुराने हो गए। फिर दूसरा इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी, इन्होंने हमेशा की तरह बहुत सारा सामान चाइना से खरीदा, चाइना के युद्धपोत ले लिए। अब चीनी जो है वो सामान बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर सर्विस देते नहीं है। अब उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे, टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफर की नहीं गई है, सर्विस ये कर नहीं पा रहे हैं उसकी। तो चाइना से जो लिए थे जहाज वो भी खड़े हुए हैं, इनके बेस पर खड़े हुए हैं, कराची नेवल बेस पर। पनडुब्बियां इनके पास है नहीं, रहकर केवल 2 पनडुब्बियां इनके पास रह गई हैं, और वो भी वर्कशॉप में पड़ी हुई हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी वो वर्कशॉप में थी। तो स्ट्रेटेजिक तौर पर पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर से जो उसका हिस्सा लगता है, और उसके वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अरब सागर का, जहां पाकिस्तान है, लेकिन अब वहां पाकिस्तान का कोई रिट नहीं है अपने समंदर पर। मतलब अपने ही समंदर पर वो राज नहीं कर रहा। वहां राज कौन कर रहा है? वहां भारत कर रहा है। खबर ये कह रही है कि पाकिस्तानी वाटर्स आर टोटली अनकंटेस्टेड फॉर इंडियन नेवी। भारत की नेवी उस समंदर में, अरब सागर में, बिल्कुल स्वच्छंद होकर के ऑपरेट कर रही है, वहां भी जो ऑफिशियली पाकिस्तान का वाटर्स माना जाता है। ये भी एक खबर है। एक और खबर इन्होंने, जनरल साहब, ये भी खबर में था कि इन्होंने जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये देखते हैं ना कि भाई इसके बाद मैं इसका रखरखाव कैसे करूंगा। तो कई लोग कोशिश करते हैं भाई मैं बड़ा सामान जो खरीदो, ऐसा करो एक आदमी से ही खरीदो ताकि उसकी सपोर्ट भी तो हो हमारे साथ। इन्होंने अलग अलग कुछ देशों से, कुछ तुर्की से खरीद लिया, कुछ यूएसए से खरीद लिया, कुछ रशिया से खरीद लिया, कुछ चाइना से खरीद लिया। अब वो एक इकोसिस्टम जो बनता है उनके रख रखाव का, वो इनके पास नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये, इनकी सारी नौसेना इस वक्त कबाड़ हो चुकी है, और वो या तो वर्कशॉप में है या फिर वो जहाज खड़े हुए हैं समंदर किनारे। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है कि अगर आप नेवी की तुलना करें, भारत की नेवी बहुत शक्तिवान नेवी है, शक्तिशाली नेवी है। हमारे पास जो सेट्स हैं पाकिस्तान के पास, उसके आधे भी नहीं है। हमारे पास तकरीबन 293 शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 18 सबमरीन्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर हैं, 14 फ्रिगेट हैं, 18 कॉर्वेट हैं, 135 पेट्रोल बोट्स हैं, और भारत खुद निर्माण कर रहा है। भारत आज के दिन में दुनिया का वो एक लीडिंग मुल्क बन गया है जो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बना रहा है। इसके बिनस्बत पाकिस्तान के पास टोटल की 121 शिप्स हैं, 8 सबमरीन थी टोटल, जिसमें 2 सर्विसबल थी, वो भी अभी तकरीबन उनकी रिपेयर चल रही है। और अगर आप नंबर की बात करें, दुनिया के अंदर दर्जा, भारत की नेवी दुनिया की 6वीं लार्जेस्ट नेवी है, और पाकिस्तान कोई 27-28 नंबर पे आता है। और जहाँ तक डोमिनेशन का सवाल है, भारत की नेवी आज के दिन में पूरे इंडियन ओशन को डोमिनेट करती है। पूरा हमारा जो, चाहे अरेबियन सी हो, साउथ का इलाका हो हमारे इंडियन ओशन का, और ईस्ट का जो बे ऑफ बंगाल, और जो आपके इंडोनेशिया तक जो मलक्का स्ट्रेट की बात करते हैं, जहाँ चीन की पूरी शिपिंग जाती है।
अगर चीन के साथ हमारा कोई आज के दिन में जंग का सिचुएशन होता है तो हम चीन का पूरा मूवमेंट बंद कर सकते हैं इंडियन ओशन के माध्यम से, और ये चीन को मालूम है। और इसी के लिए वो CPEC के ऊपर जोर दे के पाकिस्तान के माध्यम से वो इधर आना चाह रहा था, कहाँ, अरेबियन सी की तरफ, ताकि सर ये जो उसने इसी के लिए जो CPEC के ग्वादर का जो पोर्ट लिया चाइना ने, खबर तो ये कह रही है कि चीन को अब चिंता इस बात की हो रही है कि अगर इनकी नेवी वहां मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो फिर वो तो बहुत खतरे में रहेगा। अगर मान लीजिए ग्वादर चल पड़ता है इनका, तो हो सकता है फिर चीन को अपने को ये सेट लाके लगाने पड़े यहाँ अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन तब भी भारत इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो लैंड बेस्ड रीच है, हमारी एयरफोर्स है, मिसाइल्स हैं, इनको हिलने नहीं देंगी कहीं भी इंडियन ओशन के अंदर। तो ये पाकिस्तान को भी मालूम है और चीन को भी मालूम है, इसलिए जो मतलब समंदर के नेवी के मामले में कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है भारत। बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं है। अगर आप क्वाड के साथ में जुड़े हैं आज के दिन में, तो ये पूरा जो इलाका है आपके डोमिनेशन में आता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की, अगर ये आप सब दुआ कीजिए कि ये जो भारत करने जा रहा है इसमें वो कामयाब हो जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये बात है एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई। इंडिया एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने नॉर्वे में ऑफशोर एनर्जी क्लस्टर के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है और इसमें यह फैसला लिया गया है, सुनिएगा गौर से, भारत 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के समुद्री इलाके में कच्चा तेल और गैस की खोज करेगा। आप कहेंगे आज तक क्यों नहीं की? इसमें बहुत पैसा लगता है, इसीलिए नहीं किया। ये बहुत महंगा काम है, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगते हैं ऐसा कोई एक रिग बनाने में, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाने में जहां से आप तेल को पहले तो ढूंढिए, फिर निकालिए, फिर प्रोसेस कीजिए। तो ये बहुत महंगा काम है और इसकी एक्सपर्टीज दुनिया में गिने चुने लोगों के पास है। हमारे पास समंदर का इतना बड़ा इलाका है, समंदर के सीबेड के नीचे से ही तेल निकालते हैं ज्यादातर लोग। ऑनशोर तो कम निकलता है, ऑफशोर ही तेल ज्यादा निकलता है। भारत ने एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भारत के पास जो समुद्री इलाका है जिसमें एक्सप्लोरेशन की जा सकती है वो लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और भारत ने अब क्या किया है, उसमें से 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सप्लोरेशन के लिए एक किस्म से टेंडर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो प्रोसेस शुरू कर दी है कि आइए इतने बड़े इलाके के अंदर आप तेल ढूंढिए और फिर उसके बाद जो भी करार वगैरह होगा वो होगा। अब अगर भारत को इसमें कामयाबी मिल जाती है तो ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हम अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, 80%। हमारा सबसे बड़ा खर्चा है तेल। और अगर ये तेल हमें अपने यहां मिल गया, जैसा अब ये किसी देश को मिला है, शायद गयाना को मिला है, अभी काफी तेल उसके यहां निकल आया। ये जितने अरब मुल्क हैं, ये क्या थे तेल निकलने से पहले? कुछ नहीं, वो तो रेगिस्तान था, वो कुछ भी नहीं था, पत्ता नहीं उगता था। तेल मिल गया तो वहां सोने के महल बन गए हैं। भारत में अगर तेल निकल आया तो आप सोचिए भारत की किस्मत कैसे बदल सकती है। सुनहरा वीजा भी भारतीय ले रहे हैं, गोल्डन वीजा जो ले रहे हैं। हाँ, गोल्डन वीजा आजकल, सुनहरा वीजा भी, सोने वाला वीजा। अब सवाल यह है कि साहब ये काम मतलब इतना आसान है क्या जितना अभी हमने खबर बता दी? नहीं, आसान नहीं, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में यह था कि इसको एक्सप्लोर करना। और देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में हम इसकी मतलब इस पर बहुत रिसर्च और बहुत पैसा लगाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि 2047 का विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, यह एक बड़ी कोशिश है। अगर ये सफल होती है तो एनर्जी पर दूसरे देशों पर निर्भरता भारत की पूरी तरीके से खत्म होगी और दूसरे देश भारत से एनर्जी लेंगे। और मुझे लग रहा है कि 2047 से विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और पैसा इसमें प्रधानमंत्री मोदी, पूरी सरकार इसमें पैसा लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो इस एनर्जी इसका पूरा इकोसिस्टम भारत में डेवलप हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और ये काम अगर हो गया तो ये भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप ऐसा सोचिए कि आप एक बहुत बड़ी एफडी करके जाएंगे आज जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी, और उस वक्त वो फिर उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया संवेदना जनरल दत्ता, बहुत शुक्रिया विजय जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।